So today we'll be dealing with chapter 5, arrest of the persons. So first I'll tell you what to mark under section 41. ठीक है, then I'll come with the guidelines. Guidelines में पहले मैं last में आऊँगा. First I'll tell you कि आप क्या क्या चीज़ें मार्क कर लीजिए सेक्शन 41 से सेक्शन 68 तक, क्योंकि बेयर एक्ट की रीडिंग बहुत एसेंशियल है आपके लिए. और उसके बाद आपके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस बताऊंगा इन सब चीज़ों पे क्या थी. Any police officer may without an order from a magistrate and without a warrant arrest any person. ये जो may शब्द है इसको मार्क कर लीजिए. इसका मतलब क्या है? Arrest is not mandatory in all cases. Arrest is directory. और डायरेक्टरी कब है? जब इन सारी सिचुएशंस में फॉल करती हो, सेक्शन 41 की सिचुएशंस में फॉल करती हो. तो इसीलिए लेजिस्लेचर ने मे शब्द का यूज किया है, शैल शब्द का यूज नहीं किया है. इफ यू रिमेंबर करेक्टली, FIR was couched in mandatory terms. 154 कैसे शुरू होता है? शैल रिकॉर्ड, उसमें शैल शब्द का यूज है, यहाँ पे मे शब्द का यूज है. तो दोनों को कंफ्यूज मत कर लीजिएगा. मे की वजह से अरेस्ट इज नॉट मैंडेटरी. merely because a case is lodged against a person, arrest is not a mandatory consequence that has to be followed. ठीक है? तो first we come to clause A of subsection 1 of section 41. वो क्या कहता है कि वो commits in presence of police officer a cognizable offense को मार्क कर लीजिए. B क्या कहता है? Against whom a reasonable complaint को मार्क करिए, has been made, और a credible information has been received, credible information को मार्क करिए, और a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense. reasonable suspicion को मार्क करिए और cognizable offense को मार्क करिए. punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years. 7 years को मार्क कर लीजिए. ये जो क्लॉज बी है अप टू 7 years के पनिशमेंट पे ही फिट बैठता है, उसके बाहर नहीं. ठीक है? whether punishable whether with or without fine if the following condition are satisfied. following conditions को मार्क करिए. क्या है फर्स्ट कंडीशन? reason to believe on the basis of complaint, information or suspicion exists that such person has committed such offense. तो reason to believe को मार्क करिए और committed said offense को मार्क करिए. सेकेंड ग्राउंड क्या है? पुलिस ऑफिसर इज satisfied that the arrest is necessary. तो satisfied that the arrest is necessary को मार्क करिए. ए में मार्क करिए फर्दर ऑफेंस. बी में मार्क करिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस. सी में मार्क करिए डिसअपियरिंग और टैम्परिंग विद एविडेंस. डी में मार्क करिए इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस टू एनी पर्सन एक्वेंटेड एज फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, उसको मार्क करिए. और टू dissuade him from disclosing such facts to court or police officer, you have to mark court and police officer, and threatening the witnesses लिख दीजिए यहाँ पे सीधे समरी सेक के लिए. क्लॉज ई में क्या मार्क करेंगे? प्रेजेंस इन द कोर्ट कैन नॉट बी इंश्योर्ड, उसको मार्क करिए. एंड द पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड व्हाइल मेकिंग सच अरेस्ट हिज रीजंस इन राइटिंग. तो फिर आगे पढ़ते हैं. प्रोवाइडेड दैट द पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ द पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड under this subsection record the reasons in writing for not making the arrest. The reasons in writing for the not making an arrest are also required to be recorded by the police officer. ये भी मार्क कर लीजिएगा. फिर हम बी ए पे आते हैं. फिर शब्दों का यूज क्या हो रहा है? क्रेडिबल इंफॉर्मेशन has been received. तो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन को मार्क करिए that he has committed a cognizable offense. Again cognizable offense को मार्क करिए which may extend to more than 7 years. मोर देन 7 years को मार्क करिए और डेथ सेंटेंस को मार्क करिए. एंड द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव को मार्क करिए. रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन द पर्सन हैज कमिटेड द सेड ऑफेंस. तो कमिटेड द सेड ऑफेंस को भी मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये फिर आपके लिए समरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान हो जाएगा. सी में आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को मार्क कर लीजिए. ये ग्राउंड है अरेस्ट करने का. ऑन ग्राउंड 41 सबसेक्शन सी यू कैन अरेस्ट अ पर्सन ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, दैट इज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर. डी में क्या है? इन whose possession anything is found which may reasonably be suspected to be a stolen property. stolen property को मार्क कर लीजिए. ई क्या है? obstructs a police officer in execution of his duty or escapes from lawful custody.
तो ऑब्स्ट्रक्शन को मार्क कर लीजिए, ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पुलिस ऑफिसर, एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी को मार्क करिए, लॉफुल कस्टडी को मार्क करिए। एफ क्या है? हु इज सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डेजर्टर फ्रॉम एनी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, तो डेजर्टर को मार्क कर लीजिए। अब जी क्या है? ये क्लॉज जी के बगल में बस आप सीधे लिख लीजिए कि इट रिलेट्स टू लॉ रिलेटिंग टू एक्स्ट्राडिशन। ठीक है, एक्स्ट्राडिशन इज द एसेंस ऑफ दिस थिंग्स। मैं पढ़ देता हूँ। who has been concerned in or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having been concerned in any act committed at any place out of India, which if committed in India would have been punishable as an offence and for which he is under any law relating to extradition or otherwise liable to be apprehended or detained in custody in India. H में लिखिए कि commits any breach of any rule made under subsection 5 of 356, subsection 5 of 356 को मार्क कर लीजिए। और I है for whose arrest any requisition whether written or oral has been received from another police officer। requisition क्या होता है? एक request की तरह होता है, एक formal order होता है कि this person so and so in your locality needs to be arrested because he is wanted for a specific crime registered in another police station of a different locality or of a different state। all right, अब सबसेक्शन 2 में आ जाते हैं 41 में। subject to the provision of section 42 no person concerned in a non cognizable offence or against whom a complaint has been made or a credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having so concerned shall be arrested except under a warrant or order of a magistrate। तो अगर सेक्शन 42 को छोड़ दिया जाए तो सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42 को मार्क करने के बाद आप देख लीजिए कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पे जो अरेस्ट होगी दैट कैन ओनली बी डन व्हाट ऑन व्हाट बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ वारंट और ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल केस में barring section 42 of the CRPC, police officer do not have an automatic power of arrest like that under section 41। अब कुछ चीज़ें जो मुझे आपको बतानी है जो शायद आपने ना देखा हो कि 356 के रूल 5 का वायलेशन क्या है। 356 में कुछ सर्टेन ऑफेंसेस हैं जो पनिशेबल हो, जिसके लिए नोटिफिकेशन होता है कि जो अक्यूज्ड है, अगर मान लीजिए प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है, मान लीजिए किसी मर्डर केस में, किसी बैंकिंग ऑफेंसेस के केस में, किसी क्या कहते हैं चैप्टर 12 में, चैप्टर 16 में, चैप्टर 17 ऑफ द आईपीसी में अगर वो कन्विक्ट हुआ है और 3 साल के ऊपर के किसी केसेस में कन्विक्ट हुआ है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो मैजिस्ट्रेट होता है ये ऑर्डर कर देता है कि अगर ये व्यक्ति जिस भी रेसिडेंस में रह रहा है उसका नोटिफिकेशन कोर्ट को हमेशा इन्फॉर्म किया जाना चाहिए कि एक कब तक रहा और अगर वो रेसिडेंस में नहीं है तो कब से नहीं है। ऐसे केसेस में लिए एक्चुअली हैबिचुअल ऑफेंडर्स पे नज़र रखने के लिए किया जाता है और ये 5 साल तक के लिए वैलिड होता है। तो अगर मान लीजिए इसको लेके स्टेट गवर्नमेंट ने कोई रूल्स बनाए और ऐसा कोई हैबिचुअल ऑफेंडर गायब हो जाता है तो उस बेसिस पे भी अरेस्ट किया जा सकता है। तो वही 356 बात कर रहा है उसकी। ऑलराइट, अब नेक्स्ट जिस चीज़ पे मैं आता हूँ, जो मैं आगे बताऊंगा वैसे, लेकिन आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या होता है। तो अगर सेक्शन 83 हम देखें, सॉरी 82 ऑफ द सीआरपीसी हम देखें, तो वहाँ पे अगर कोई पर्सन जिसके खिलाफ वारंट इशू कर दिया है कोर्ट ने और वो एब्सकॉन्ड कर गया या कंसील कर रहा है, जिसे वारंट ना एग्जीक्यूट हो पाए, वारंट फॉर अरेस्ट, तो कोर्ट एक रिटन प्रोक्लेमेशन दायर करता है। और सेक्शन 82 के सबसेक्शन 4 में अगर कोई व्यक्ति मर्डर का अक्यूज्ड है, आपका 364 ऑफ द आईपीसी का अक्यूज्ड है, डकैती या रॉबरी का अक्यूज्ड है, मिसचीफ बाय फायर का अक्यूज्ड है, एसेट्रा, उसमें एक पूरी लिस्ट है, तो कोर्ट ऐसे व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर सकता है। तो अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है और पुलिस ने उसे देख लिया तो पुलिस हैज द पावर टू अरेस्ट सच पर्सन। ऑलराइट, तो ये सेक्शन 41 कहता है।
तो हम लोग जल्दी से सेक्शन 44 तक आ जाते हैं, फिर हम थोड़ा एलैबोरेशन करते हैं। तो 41A क्या कहता है? नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। जब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं करता है तो ऐसे केस में वो नोटिस फॉर अपीयरेंस देता है, और नोटिस फॉर अपीयरेंस में वो कहता है कि कम एंड विजिट द पुलिस स्टेशन ऑन द ड्यूली प्रिस्क्राइब्ड आवर्स, जैसे कि नोटिस में लिखा है। तो जब नोटिस दी जाती है अक्यूज पर्सन को पुलिस स्टेशन में अपेयर करने के लिए अंडर सेक्शन 41A, तो उसकी ड्यूटी बन जाती है कि वो उससे कंप्लाई करे। ठीक है, जहाँ पे वो व्यक्ति उस नोटिस से कंप्लाई करता है और लगातार कंप्लाई करता रहता है, वहाँ तक उसको अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ना अरेस्ट उसकी की जाएगी जब तक पुलिस वाले को रीजंस लिखने के बाद, रीजंस टू बी रिकॉर्डेड होना ज़रूरी है, और उसको ओपिनियन अपना रीजंस में बताना होगा कि क्यों, जब वो कंप्लाई कर रहा है नोटिस से, उसके बाद भी उसकी अरेस्ट ज़रूरी है। सो इन दैट सिचुएशन 41A में जनरल रूल क्या है कि इफ अक्यूज पर्सन इज कंप्लाइंग विद द नोटिस अंडर 41A, तब उसकी अरेस्ट ज़रूरी नहीं है अनलेस पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड्स द रीजंस एंड opines that why his arrest is necessary regardless of his compliance with the notice। ठीक है, और एक सिचुएशन जब आती है जब वो कंप्लाई नहीं करता, या वो आइडेंटिफाई नहीं होना चाहता, या फेल्स टू कंप्लाई विद द नोटिस। सो इन दैट सिचुएशन, सब्जेक्ट टू द ऑर्डर्स ऑफ द कॉम्पिटेंट कोर्ट, जो पुलिस ऑफिसर है, ही हैज ऑल द अथॉरिटी टू अरेस्ट हिम। और ध्यान रखिएगा, जिन जिन वर्ड्स को मैं बोल रहा हूँ ना, उनको मार्क करते जाइएगा। रीजनेबल कंप्लेंट 41A में भी आता है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन 41A में भी आता है। ड्यूटी को भी मार्क कर लीजिएगा 41A के सबसेक्शन 2 में, और कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ नोटिस को भी मार्क कर लीजिएगा, और रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन सबसेक्शन 3 में मार्क कर लीजिएगा, और सबसेक्शन 4 में फेल्स टू कंप्लाई, अनविलिंग टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एंड सब्जेक्ट टू ऑर्डर्स ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट को मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये एसेंशियल है, आपको जानना चाहिए कि अरेस्ट इन केसेस में किन ग्राउंड्स पे हो सकती है और सब्जेक्ट टू व्हाट। तो 41A कुछ वो ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे, जिनके वॉलेशन पे भी वो अरेस्ट कर सकता है इफ इट फॉल्स अंडर 41A सबसेक्शन 4। 41B में क्या लिखा है? ये प्रोसीजर टू अरेस्ट है। तो प्रोसीजर टू अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट। Every police officer while making an arrest shall wear an accurate, visible and clear identification of his name, which will facilitate easy identification। वो आपने देखा होगा, पुलिस वालों का नाम वाला बैज होता है उनकी वर्दी पे, उनकी ड्रेस पे, तो वो 41B का कंप्लायंस ही है कि उनका नाम लिखा होता है फॉर देयर इजी आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद क्या करेगा? प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट which shall be attested by at least one witness who is a member of a family of a person arrested or a respectable member of a locality where the arrest is made। Second है countersigned by the person arrested and inform the person arrested unless the memorandum is attested by a member of his family that he has a right to have a relative of a friend named by him to be informed of his arrest। तो इन्फॉर्मेशन का राइट 41B के सबसेक्शन C में है अनलेस द रिलेटिव ने ही अरेस्ट के मेमो में काउंटर साइन किया हो। और अरेस्टेड पर्सन का ये पर्पस पता है, ऑब्जेक्ट क्या है? टाइम ऑफ अरेस्ट डिसाइड करने के लिए, ये देखने के लिए किस व्यक्ति की किस वक्त पे अरेस्ट हुई। इट इज़ वेरी एसेंशियल कि 41B का कंप्लायंस लेटर एंड स्पिरिट में हो। तो 41C में आगे फिर क्या आता है? स्टेट गवर्नमेंट पुलिस कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश करेगा, हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेट लेवल पे करेगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेगा। ठीक है, और टाइम टू टाइम उसमें क्या चीज़ें होंगी? उसमें एक डेटाबेस होगा अबाउट द पर्सन अरेस्टेड एज टू नेचर ऑफ ऑफेंस फॉर विच दे आर चार्ज। कि डेटाबेस में क्या होगा? पर्सन कौन कौन अरेस्ट हुआ और ऑफेंस जिसके लिए वो चार्ज है। ठीक है, और टाइम भी होगा, और डिटेल्स, और भी जितनी डिटेल्स अलग होती हैं वो उसमें स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से रिकॉर्ड होंगे। पर कंट्रोल रूम होना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू 41C। और 41D के राइट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग एन इंटेरोगेशन। थ्रू आउट द इंटेरोगेशन नहीं है, ड्यूरिंग एन इंटेरोगेशन। थोड़ा कि ये नहीं कि पूरी इंटेरोगेशन के पास ही वो एडवोकेट भी उसमें शामिल है।
एडवोकेट विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन इंटायर इंटरोगेशन, लेकिन ये है कि अगर वो एडवोकेट से मिलना चाहता है, लेट अस सपोज इंटरोगेशन से पहले उसे पता है इंटरोगेशन होने वाला है, तो उससे पहले अगर वो मिलना चाहता है तो ही हैज़ द राइट टू डू सो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता कि एडवोकेट विल बी प्रेजेंट थ्रू आउट द इंटरोगेशन, वो देखेगा, वो विटनेस नहीं करेगा इंटरोगेशन। ये नहीं कि पूरे मान लीजिए 6 घंटे इंटरोगेशन चला था, 6 के 6 घंटे एडवोकेट को वो वहाँ पे बुला के रखे। नो, दैट इज नॉट द मैंडेट ऑफ लॉ। तो ये प्राइमरी प्रोविजंस थे जो अरेस्ट से डील करते हैं। अब मैं आता हूँ पहले सीधे 41B पे। तो 41 सेक्शन 41 पे आइए, कम बैक टू सेक्शन 41 एंड 41 का सब क्लॉज बी देखिए। उसमें मैंने आपको रीजनेबल कंप्लेंट, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, रीजनेबल सस्पिशन, कॉग्निजेबल ऑफेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा मार्क करवाया। ये बार बार लेजिस्लेचर इसलिए लिख रहा है क्योंकि वो चाहता है कि जो अरेस्ट के प्रोविजंस हो वो ऑब्जेक्टिव हो। क्यों ऑब्जेक्टिव हो? क्योंकि अरेस्ट किसी भी पर्सन की लाइफ और लिबर्टी को अननेसेसरली अफेक्ट करती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के खिलाफ फॉल्स केस फाइल हो गया है, लेट अस सपोज वो एक अच्छी जॉब करता है एमएनसी में, ही इज अ गुड सिटीजन, लेकिन somebody wanted to extract vengeance against him, तो उसने एक फॉल्स केस फाइल कर दिया। तो ऐसे केस में उसकी लिबर्टी, उसकी डिग्निटी, ये सारी अफेक्ट हो जाती है अगर वो अरेस्ट कर लिया जाए। अगर उसके ऑफिस से उसे अरेस्ट कर लिया जाए, पुलिस जाती है रेड करने, उसे जबरदस्ती अरेस्ट खींच के लाती है, तो उसकी डिग्निटी पे स्टैम्प पड़ेगा, उसकी डिग्निटी पे एक ब्लैक स्पॉट होगा, उसका राइट टू लिबर्टी अफेक्ट होगा आर्टिकल 21 में। तो इसीलिए लेजिस्लेचर कहता है कि सेक्शन 41 में जब भी आप अरेस्ट करेंगे किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए तो रीजनेबल बेसिस पे करेंगे, क्रेडिबल बेसिस पे करेंगे। इंफॉर्मेशन एक फैक्ट पे बेस्ड होनी चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए, कोई सब्जेक्टिव या इमेजिनरी या फिक्शनल क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए पुलिस वाले को, कि पुलिस वाला बिना किसी फैक्ट के सोचे उसे लगा कि हाँ मुझे लगता है कि इसने ऑफेंस किया है तो मैं जाके अरेस्ट कर लूँ। नो, दिस इज नॉट अलाउड इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेटअप में दिस इज नॉट अलाउड। सीआरपीसी उसी सेटअप को अफर्म करती है बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 41, और सेक्शन 41 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी की बात कर रहा हूँ, तो बी पे ही रहिएगा, अभी बी के आगे मत जाइएगा। तो बी में अरेस्ट करने से पहले ये बी में जितनी भी कंडीशंस है ना, 1 सब क्लॉज 1 में, सब क्लॉज 2 में, ये सारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे फर्दर ऑफेंस ना कर पाए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस कर रहा है, एविडेंस डिसअपियर कर रहा है, या विटनेसेस को थ्रेट दे रहा है, या उसकी प्रेजेंस नहीं आ सकती, तो इनमें से कोई ना कोई कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और जो कंप्लेंट उसको दी गई है उस पे उसका सेटिस्फैक्शन फैक्ट्स पे होना चाहिए, तभी लेजिस्लेचर ने रीजन टू बिलीव शब्द का यूज किया है। और रीजन टू बिलीव क्या होता है? रीजन टू बिलीव इज अ बिलीफ बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फैक्ट्स। तो क्या सवाल पूछेगा पुलिस वाला? 4 क्या है सेक्शन 41 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी का? 4 ये है कि वो ये सवाल पूछेगा कि मैं अरेस्ट क्यों करूं, क्यों अरेस्ट रिक्वायर्ड है। तो अरेस्ट क्यों करूं मैं, तो वो ये देखेगा कि कंप्लेंट रीजनेबल है, कंप्लेंट का फैक्चुअल सिनेरियो सही है, फैक्ट्स फैक्चुअल है वो, और फिर आगे देखेगा कि जो कंडीशंस ज़रूरी हैं अरेस्ट के लिए वो सेटिस्फाइड हो रही हैं या नहीं। और ध्यान रखिएगा कि जो कंडीशन है ना, अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई कि जो अरेस्ट के लिए ज़रूरी है, कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही है, या वो एविडेंस टैम्पर कर रहा है, डिसअपियर कर रहा है, या विटनेसेस को थ्रेट दे रहा है, या उसकी प्रेजेंस नहीं इंश्योर कर हो सकती, तो ऐसे केस में इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो अरेस्ट हो जाएगी। ठीक है? तो पुलिसमैन नीड्स टू आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस: व्हाई अरेस्ट, व्हाई इज इट रिक्वायर्ड, क्या पर्पस ये सर्व करेगी, क्या ऑब्जेक्ट ये रीच करेगा। ठीक है? और साथ में ये भी उसको देखना होगा कि जो प्रोसीजरल कंप्लायंस है, सेक्शन 41, सेक्शन 57 ऑफ द सीआरपीसी जो कहता है 24 आवर्स में मैजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाना चाहिए। आर्टिकल 22 भी कहता है 24 आवर्स में मैजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाना चाहिए। कोई भी अक्यूज पर्सन आप पुलिस कस्टडी में 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं रह सकते,
एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ ट्रैवल। हो सकता है ट्रैवल के टाइम में 24 आवर एक्सीड कर जाए तो दैट डजेंट मैटर, पर आप पुलिस की कस्टडी में 24 आवर्स के लिए नहीं रह सकते। सो इस पे एक केस है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 2 जुलाई 2014 को डिसाइड हुआ था, और वो स्पेसिफिकली रिलेट करता है सेक्शन 41 के सबसेक्शन 1 क्लॉज बी को। आगे मत बढ़ेगा, वो सिर्फ उसी क्लॉज तक ही सीमित है, उसके क्लॉज के आगे नहीं है। तो इसमें गाइडलाइंस में क्या था, गाइडलाइंस में पहले ये बोला था कि पहली बात तो 41A में जितनी भी अरेस्ट होनी है, 41 के सबसेक्शन बी में जितनी भी अरेस्ट होनी है वो 7 साल से कम के केसेस में अप्लाई करेंगे, ठीक है। दूसरी गाइडलाइन में वो क्या बोलता है कि 41 का सारा प्रोसीजर फॉलो होगा, जितना भी प्रोसीजर लिखा है कि रीजनेबल क्या कहते हैं, रीजन टू बिलीव होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट, इंफॉर्मेशन और सस्पिशन, इसके फैक्ट्स होने चाहिए, और उसके बाद ही उसे अरेस्ट करना चाहिए। वो एक पुलिस वाला क्या करेगा आगे, जब अरेस्ट कर रहा होगा, अरेस्ट करने से पहले एक चेकलिस्ट बनाएगा। चेकलिस्ट में वो बताएगा कि किस ग्राउंड पे उसने अरेस्ट किया है, कि क्या वो इन्वेस्टिगेशन से इंटरफेयर कर रहा था, क्या वो विटनेसेस को थ्रेट दे रहा था, क्या उसकी प्रेजेंस, क्या वो भागने की कोशिश कर रहा था इंडिया से या किसी और डिस्ट्रिक्ट में, या लॉ के चंगुल से भागने की कोशिश कर रहा था। तो वो चेकलिस्ट में बताएगा कि इनमें से कौन सा ग्राउंड है। उसके बाद जो चेकलिस्ट के साथ साथ जिस मटेरियल के बेसिस पे वो इस कंक्लूजन पे आया कि उसे अरेस्ट करना इन वजह से जरूरी है, ये चेकलिस्ट और मटेरियल दोनों मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा। और उसके बाद मैजिस्ट्रेट जो है वो मटेरियल को परयूज करेगा, एग्जामिन करेगा, और उसके बाद ही वो कोई कस्टडी ऑर्डर करेगा, ठीक है। तो जब पुलिस वाला जब अरेस्ट करेगा, अरेस्ट करने के बाद वो एक चेकलिस्ट बनाएगा, या अरेस्ट करने से पहले भी वो चेकलिस्ट बना सकता है, और चेकलिस्ट बनाने के बाद वो उसको फॉरवर्ड करेगा मैजिस्ट्रेट को अलॉन्ग विद ऑल द मटेरियल्स दैट आर, जिसके बेसिस पे उसने कंक्लूजन बनाया। और उसके बाद जब अक्यूज्ड को ले जाएगा मैजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स, तो 24 आवर्स में अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं खत्म हुई तो 167 के प्रोसीजर से कंप्लाई करना होगा सीआरपीसी के। तो उसको क्या करना होगा, जब अक्यूज को ले जाएगा तो उससे पहले चेकलिस्ट और मटेरियल को भी फॉरवर्ड करना होगा, और उसके बाद जब मैजिस्ट्रेट इस कंक्लूजन पे आ जाएगा कि हाँ ये अरेस्ट जरूरी थी एंड द पुलिस ऑफिसर्स का सेटिस्फैक्शन एकदम राइट है, इट्स करेक्ट, ओनली आफ्टर दैट मैजिस्ट्रेट विल ऑर्डर अ रिमांड और कस्टडी अंडर सेक्शन 167 ऑफ द सीआरपीसी, तभी वो ऑर्डर करेगा, ठीक है। सो मैजिस्ट्रेट को इस केस में क्या करना है, मैजिस्ट्रेट हैज टू एग्जामिन द रिपोर्ट, एग्जामिन द मटेरियल एंड सी द चेकलिस्ट। यही नहीं कि मेरे लिए पुलिस ऑफिसर ने कह दिया कि मेरा सिर्फ ये ओपिनियन, मुझे लगा कि हो सकता है इन्वेस्टिगेशन से इंटरफेयर करे, या मुझे लगा और कि हो सकता है इंडिया छोड़ के भाग जाए, और कोई भी मटेरियल रिकॉर्ड पे नहीं है ऐसा दिखाने के लिए, जीरो मटेरियल, और मैजिस्ट्रेट ने मान लीजिए पुलिस वाले के कहने पे रिमांड दे दी, तो ये गाइडलाइन का वॉयलेशन माना जाएगा और मैजिस्ट्रेट के ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन ऑर्डर हो जाएगा। फिर नोटिस टू अपीयरेंस भी देनी है इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 41A ऑफ द सीआरपीसी। अगर, और वो किस केस में दी जाएगी, जब पुलिस वाला इस कंक्लूजन पे आता है कि मुझे अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है इस व्यक्ति को, अक्यूज पर्सन को, तो इन दैट सिचुएशन ही विल डू व्हाट, ही विल गिव अ नोटिस अंडर 41A। कितने दिनों के अंदर देगा, फ्रॉम द डेट ऑफ लॉजिंग एन एफआईआर, जिसको कहते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द केस, और विद इन 2 weeks ही विल डिसाइड कि I don't need to arrest the accused person and he'll give the notice of appearance under 41A। ये 2 week का जो पीरियड है इसको SP ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंड कर सकता है, दिल्ली में DCP रैंक का ऑफिसर होगा, ठीक है। अगर इन सब चीजों से कंप्लायंस नहीं हुआ तो पुलिस ऑफिसर के ऊपर कंटेम्प्ट एक्शन के साथ साथ डिपार्टमेंटल एक्शन भी ऑर्डर होगा, हाई कोर्ट ऑर्डर करेगा उसको, ठीक है। और जो डिसीजन है नॉट टू अरेस्ट एन अक्यूज्ड पर्सन, ये इसकी एक कॉपी मैजिस्ट्रेट के पास भी जाएगी,
कि किन रीजंस पे वो अरेस्ट नहीं कर रहा. So this copy necessarily needs to be forwarded to the magistrate according to these guidelines. ये guidelines कब अप्लाई करते हैं? जब ऑफेंसेस 7 साल या उससे कम का है. और अगर मैजिस्ट्रेट ने, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने इन गाइडलाइंस का वायलेशन किया, अगर मान लीजिए पुलिस ऑफिसर ने सिर्फ चेकलिस्ट प्रिपेयर की या चेकलिस्ट भी नहीं प्रिपेयर की या कोई भी मटेरियल प्लेस नहीं किया मैजिस्ट्रेट के सामने और अक्यूज को ले और कस्टडी डिमांड कर रहा है और मैजिस्ट्रेट ने सिर्फ पुलिस वाले के कहने पे ही कस्टडी ऑर्डर कर दी without applying his judicial mind, without perusing the material on record as to why the arrest of the accused was necessary, और सिर्फ पुलिस वाले के इप्सिट एक्सिट पे ही उसने ऑर्डर कर दिया, तो इन दैट सिचुएशन मैजिस्ट्रेट विल बी लायबल फॉर अ डिपार्टमेंटल एक्शन बाय द हाई कोर्ट. ठीक है. Why did the Supreme Court came to such a conclusion? Because police officers were violating the right of life and liberty of the common people. 7 साल से कम के ऑफेंसेस पे एक स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉलो करना होता है और पुलिस वाले उसका फॉलो ही नहीं कर रहे थे. वो प्रोसीजर जब फॉलो नहीं कर रहे थे और मैजिस्ट्रेट भी इनडिस्क्रिमिनेटली रिमांड ऑर्डर दे रहे थे, सो इन ऑर्डर टू रेगुलेट दैट 490, वैसे अरनेश कुमार 498A पे स्पेसिफिकली आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका एक्सटेंशन क्लॉज बी पे 7 साल से कम के जितने भी ऑफेंसेस है सब पे एक्सटेंड करवा दिया. ठीक है. सो व्हेनेवर द ऑफेंस इज रिलेटिंग टू 7 years और लेस, द अरनेश कुमार गाइडलाइंस विल स्क्वेयरली फिट अंडर इट. ये आप हमेशा गौर करेंगे कि ये हुआ है या नहीं हुआ है. अगर नहीं हुआ है तो एज अ लॉयर इट इज योर ड्यूटी टू फाइल एन अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन बिफोर अ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और बिफोर द हाई कोर्ट टू इंस्टीट्यूट अ कंटेम्प्ट पिटीशन अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर कंसर्न. और अगर मैजिस्ट्रेट ने क्या कहते हैं मैकेनिकली रिमांड ऑर्डर्स दे दिए या कस्टोडियल ऑर्डर्स दे दिए, तो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल यू डू? अप्लाई गिव एन एप्लीकेशन बिफोर द हाई कोर्ट टू ऑर्डर अ डिसिप्लिनरी इंक्वायरी अगेंस्ट द मैजिस्ट्रेट कंसर्न, हेरिंग मैजिस्ट्रेट कंसर्न. ठीक है. तो these guidelines must be kept in mind और इनका स्कोप भी ध्यान में रखना चाहिए. स्कोप कहाँ तक है? इनका स्कोप सिर्फ 41B तक है. ये गाइडलाइंस आई इसलिए थे क्योंकि इनडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा था अरेस्ट प्रोविजंस का. पुलिस वाले हैथर्स हर जगह सिर्फ अरेस्ट कर रहे थे मेयरली बिकॉज एन FIR वाज फाइल्ड. वो अरेस्ट का प्रोसीजर मैंडेटरी मान बैठे थे, ना रीजनेबल कंप्लेंट थी, ना क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन से टेम्पर हो रहा था, ना कोई विटनेस को थ्रेट हो रहा था. अक्यूज्ड कंप्लाई भी कर रहा था पुलिस वाले के सारे टर्म्स से, उसके बाद भी अरेस्ट हो रही थी. तो इन ऑर्डर टू स्टॉप इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट एंड इन ऑर्डर टू मेक द लॉ एंड द प्रैक्टिस ऑफ लॉ accord to the constitutional norms under Article 21 and Article 22 of the Constitution of India, the Supreme Court gave the guidelines under Arnesh Kumar versus State of Bihar that the power of arrest under Section 41, subsection 1, clause B will be strictly made according to the procedure as prescribed and in accordance to the guidelines as prescribed by the Supreme Court. Guidelines क्या थी मैंने बता दी, प्रोसीजर क्या है वो मैंने अभी शुरुआत में बताया था. 41B का जितना भी जो प्रोसीडिंग्स हैं इन अकॉर्डेंस विद यू विल गो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली. कि क्या लिखा है कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, क्रेडिबल कंप्लेंट होनी चाहिए और अरेस्ट तभी होनी चाहिए जब ये देख लिया जाए कि विटनेस को थ्रेट किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन में वो टैम्परिंग कर रहा है, एविडेंस को टैम्पर कर रहा है. इनमें से कोई भी एक ग्राउंड होना चाहिए या वो भागने की कोशिश कर रहा है. सो ऑल दीज नीड्स टू बी देयर. ये इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, ये फैक्ट्स पे बेस्ड होना चाहिए क्योंकि यही मटेरियल किसको फॉरवर्ड होगा? यही मटेरियल JM को फॉरवर्ड होगा एंड JM नीड्स टू अप्लाई हिज जुडिशियल माइंड कि अरेस्ट ज़रूरी थी भी या नहीं. अगर वो पाता है अरेस्ट ज़रूरी नहीं थी तो व्हाट विल हैपन? इट विल be construed as violations of the guidelines and the actions as mandated by the Supreme Court can be pursued. ठीक है. तो 41A में, 41B में और 41C to D ये सारा आपका DK बासु से ज़्यादा रिलेट करता है, तो DK बासु की गाइडलाइंस मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं 42 पे आ जाता हूँ. अब
और हाँ, एक बार चीज़ों का ध्यान रखिएगा, जो 41 का सेक्शन बी क्लॉज बी ए है, उस पर अरनेश कुमार की गाइडलाइंस नहीं लगती हैं। तो ऑलवेज नो अरनेश कुमार की गाइडलाइंस कहाँ है और उनका स्कोप कितना है, उसका स्कोप उससे ज़्यादा मत आगे कर दीजिएगा। बी ए मान लीजिए 7 साल से ऊपर का ऑफेंसेस है, या मान लीजिए डेथ से पनिशेबल है, मान लीजिए मर्डर केस है, तो इन दैट सिचुएशन, या रॉबरी का केस है, या रेप केस है, तो उन केसेस पे अरनेश कुमार की गाइडलाइन नहीं फिट बैठती है। अरनेश कुमार की गाइडलाइन का स्कोप अलग है। यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि किसी भी चीज़ के स्कोप को उसके स्कोप के अंदर ही कन्फाइंड रखना चाहिए, बाहर नहीं करना है इससे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। जो भी थियोरेटिकल स्टेट्स की तैयारी कर रहे हैं उनको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि 41 एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इस सेक्शन को याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको सिप सोडर से याद करते हैं ज़्यादातर लोग, CIPSSODDERR। वो एक्चुअली हर चीज़ का शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं। ए में कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो सी से लग दिया, आई है क्रेडिबल इंफॉर्मेशन तो इसको आई से याद कर लिया है, फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का है तो उसको पी से याद कर लिया। तो आप अपना मेथड बना लीजिए, आप कैसे याद करना चाहते हैं, कैसे नहीं याद करना चाहते, यू जस्ट गो अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, लेकिन 41 लोगों को याद करना ज़रूरी है, जो इंग्रेडिएंट्स मैंने मार्क करवाया वो ज़रूरी हैं, ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। तो 42 में आते हैं, अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है। When a person who in presence of a police officer has committed or accused of committing a non-cognizable offence, मार्क कर लीजिए presence और non-cognizable offence को। presence किसकी? पुलिस ऑफिसर की। On demand of a police officer to give his name and residence, or gives a name or residence which the officer has reason to believe to be false, he may be arrested by such officer in order that his name or residence may be ascertained। तो नेम और रेसिडेंस को असर्टन करने के लिए उसकी अरेस्ट होगी अगर उसको लगता है कि झूठ बोल रहा है। और पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में क्या किया? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर आप पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कॉग्निजेबल ऑफेंस कर लेंगे तो 41A लग जाएगा एंड यू कैन बी अरेस्टेड डायरेक्टली विदाउट एन ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। और क्योंकि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो 42 के प्रोसीजर से प्रिस्क्राइब करना होगा। When the true name and residence of the person has been ascertained, he shall be released on executing a bond। एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना होगा, चाहे विद और विदाउट सिक्योरिटीज, टू अपीयर बिफोर द मैजिस्ट्रेट इफ सो रिक्वायर्ड। प्रोवाइडेड अगर वो पर्सन रेसिडेंट ही नहीं इंडिया का, तो जो श्योरिटी होंगे वो इंडिया के ही होने चाहिए। ठीक है। और 42 का 3 सब सेक्शन 3 क्या कहता है? शुड द ट्रू नेम एंड रेसिडेंस ऑफ द पर्सन शैल नॉट बी असर्टेन विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे में नहीं हुआ। और अगर वो या तो वो बॉन्ड नहीं एग्जीक्यूट करता है तो 24 आवर्स, और फेलियर टू एग्जीक्यूट द बॉन्ड मार्क कर लीजिएगा। और अगर सफिशिएंट सिक्योरिटीज नहीं प्रेजेंट कर पाया तो इन दैट सिचुएशन वो फॉरवर्डेड किसको कर दिया जाएगा? कस्टडी पे, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को। ठीक है। अगर 24 आवर्स में इट कैन नॉट बी फाउंड कि उसका सही नेम या एड्रेस क्या है, तो उसको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट की कस्टडी में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो स्कोप 42 का याद रखिएगा कहाँ पे है, वो नेम और रेसिडेंस से रिलेट करता है, और जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट हैं आर वेरी लिमिटेड अंडर दिस सेक्शन। ठीक है। फिर हम आते हैं अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। अब प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकता है या कॉज टू बी अरेस्टेड? एनी पर्सन who in his presence commit a non-bailable and cognizable offense। तो ये in presence commits a non-bailable and cognizable offense मार्क कर लीजिए। और any proclaimed offender को भी मार्क कर लीजिए। And without unnecessary delay shall make over or cause to be made over any person so arrested to a police officer or in his absence, or in the absence of a police officer, take the person or cause him to be taken in custody to the nearest police station. If there is reason to believe that the person comes under the provision of section 41, the police officer shall re-arrest him। अगर देखा जाएगा कि उसका केस सेक्शन 41 में फॉल करता है, वो सच में कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस का अक्यूज्ड है, तो उसको रीअरेस्ट करेगा पुलिस वाला। और अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेट करता है तो वो सेक्शन 42 के प्रोसीजर से कंप्लाई करेगा।
और अगर कोई रीजन ही नहीं है उसको अरेस्ट करने का तो वो तुरंत रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन एक सवाल ये आता है कि आपकी एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजिबल और नॉन बेलेबल है। हाँ, एक मैक्सिम तो है, इग्नोरेशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेड, कि लॉ का एक्सक्यूज कभी क्योरेबल नहीं होता। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो ज़्यादातर लोगों को कहाँ पता है कि क्या कौन सा ऑफेंस कॉग्निजिबल है, कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है, या कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजिबल है, ये नहीं पता होता। तो ऐसे केस में मान लीजिए पता चला कि अरेस्ट करने का ग्राउंड ही नहीं था और किसी व्यक्ति ने गुड फेथ में अरेस्ट कर लिया, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में ये जिस व्यक्ति ने अरेस्ट किया उस पर तो रॉन्गफुल अरेस्ट का केस लग सकता है या तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का केस लग सकता है। इसीलिए आप इस सेक्शन को जब भी पढ़ते हैं यू विल रीड इट विद सेक्शन 79 ऑफ द आईपीसी, जो कहता है एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बीइंग जस्टिफाइड बाय लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। So nothing is an offense which is done by a person who is justified by law or who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be justified by law। तो अब ऐसी सिचुएशन इमेजिन करिए, आप एक आइडियल सिटीजन है, आपने देखा ए ने बी को मार दिया, आपने उसे अरेस्ट कर लिया। बाद में पता चलता है कि ए ने बी को अपनी जान बचाने के लिए मारा था। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में अगर कोई किसी की जान ले ले अपनी जान बचाने के लिए एंड देयर वाज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, तो ये अलाउड है। इट इज अलाउड बाय द सेक्शन 100 ऑफ द आईपीसी दैट यू कैन टेक अनदर पर्सन्स लाइफ। तो ये तो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा, वो अक्विट हो जाएगा। अब वो अक्विट हो गया है तो वो बोलेगा देखिए मुझे अरेस्ट करने का कोई ग्राउंड नहीं था, तब भी आपने मुझे गलत अरेस्ट किया, तो आई एम नाउ फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट यू फॉर क्या कहते हैं कंपनसेशन, या आई एम इंस्टीट्यूटिंग अ केस अगेंस्ट यू फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? ऐसे केस में आप सेक्शन 79 का डिफेंस लेंगे कि जो सिनेरियो मैंने देखा, आप कहेंगे जो सिनेरियो मैंने देखा उसकी वजह से मुझे एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ, मुझे लगा कि ए ने बी को मर्डर किया है, पर फैक्ट्स अलग तरीके से फिर आगे प्रेजेंट हुए। फिर वहाँ पे मुझे पता चला बी ने ए को मारने की कोशिश की और ए ने तो सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश की थी, उसके चक्कर में बी मर गया। तो ऐसे में यू विल बी गिवन द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 79। सो ऑलवेज कीप इन माइंड टू रीड सेक्शन 43 विद सेक्शन 79 ऑफ द आईपीसी। तो अगर आपने गलती से नॉन बेलेबल या आपको नहीं पता है कि वो कॉग्निजिबल ऑफेंस है और आपने अरेस्ट कर लिया, तो आपकी मिस्टेक ऑफ फैक्ट में बस ड्यू केयर और अटेंशन जरूर होनी चाहिए, गुड फेथ से क्वालिफाइड है वो। तो ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 79 विल कम टू योर एड। अगर आपको नहीं भी पता था, आपने गलती से ही अरेस्ट कर लिया, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड फेटल, या वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। ऐसे केस में भी आप अरेस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि क्या है अरेस्ट, प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकता है, नॉन बेलेबल और कॉग्निजिबल ऑफेंस, या कोई व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ठीक है। और दोनों ही केसेस में उसको तुरंत उसे पुलिस वाले के पास ले जाना है। ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। तो सेक्शन 43 में एक चीज है कि जो एक एसेंशियल चीज पे आपको गौर करना है, वो एसेंशियल चीज क्या है कि यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं इसकी प्रेजेंस में, वो इन हिज प्रेजेंस। तो ये जो प्रेजेंस का मतलब है ये उसका ओपिनियन नहीं है, दिस इज नॉट हिज ओपिनियन। इस इन हिज प्रेजेंस का मतलब है इन हिज व्यू, जो उसने देखा, उसका ओपिनियन नहीं चलेगा, सस्पिशन नहीं चलेगा, या रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं चलेगा। मान लीजिए एक व्यक्ति के कपड़े पे क्या कहते हैं खून के धब्बे लगे हैं और वो भाग रहा है, वो रोड पे भाग रहा है, और ऐसे केस में पीछे से भीड़ चिल्लाती है अरे पकड़ो पकड़ो उसे पकड़ो, और आप उसको दौड़ के पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे आपने जो अरेस्ट की है ना, सेक्शन 43 में फॉल नहीं करती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आपने पकड़ा है उसने आपकी प्रेजेंस में ना कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस किया था, ना नॉन बेलेबल ऑफेंस किया था। देन हाउ आर यू ऑथराइज्ड टू अरेस्ट हिम?
ये अब्दुल हबीब वर्सेस स्टेट में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसमें एलाबोरेशन किया है कि जो इन हिज प्रेजेंस का मतलब है, इसका मतलब है कि आपके सामने ही उसने कोई कॉग्निजिबल और नॉन वेलेबल ऑफेंस किया होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया है उसने, देन यू आर नॉट ऑथोराइज्ड टू अरेस्ट हिम अंडर सेक्शन 43। ये एक नुआंस है, क्या कहते हैं सेक्शन 43 का, तो ध्यान रखिएगा। इन हिज प्रेजेंस का मतलब उसके सामने, मेरली बिकॉज कोई कह दे कि अरे देखो वो चोर है, भाग रहा है, पकड़ो, नो, यू आर नॉट ऑथोराइज्ड टू अरेस्ट हिम अंडर सेक्शन 43। तब हो सकता है डिपेंडिंग ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस कि सेक्शन 79 भी शायद आपको ना बचा पाए उस केस में। लेट अस सपोज, हो सकता है उसकी मॉब लिंच, कोई उसे मॉब लिंच कर रहा हो, झूठ बोल रहा हो, और आपने अरेस्ट करने में, क्या कहते हैं, मॉब को लिंच करने में उसे मदद कर दी। सो ऑलवेज रिमेंबर, फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे कोई चीज आपको बचा सकती है लॉ में, और कोई चीज आपको फंसा सकती है लॉ में। सो ऑलवेज बी वेरी सर्टेन अबाउट दैट। यहाँ पे लिखा है इन हिज प्रेजेंस, इसका मतलब क्या है कि उसके सामने होना चाहिए, नॉट इन हिज ओपिनियन। डू नॉट कंफ्यूज इन हिज प्रेजेंस विद इन हिज ओपिनियन, ऑलराइट। The criminal law is all about fact and circumstances, और fact और circumstances के basis पे यही चीजें बदलती या बिगड़ती हैं, ठीक है। सो यही एक नुआंस था जो 43 का था, ये मुझे बताना था। फिर आगे मैं चलता हूँ अरेस्ट बाय अ मैजिस्ट्रेट पे। अरेस्ट बाय अ मैजिस्ट्रेट में क्या बोला गया कि when an offense is committed in the presence of a magistrate, whether executive or judicial, ध्यान दीजिएगा, when an offense is committed in the presence of a magistrate, presence of a magistrate को मार्क कर लीजिए, whether executive or judicial, within his local jurisdiction, local jurisdiction को भी मार्क करिए। jurisdiction उसका लोकल जो एरिया है ना, टेरिटोरियल jurisdiction का, जहाँ पे वो अपनी जुडिशियल पावर या एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज करता है, डिपेंडिंग ऑन द क्लास ऑफ मैजिस्ट्रेट इज, तो वो उसके jurisdiction के अंदर ऐसा होना चाहिए, उसके jurisdiction के बाहर नहीं। He may himself arrest or order any person to arrest the offender, या तो वो खुद अरेस्ट करे या तो ऑर्डर करे किसी दूसरे पर्सन को अरेस्ट टू अरेस्ट द ऑफेंडर, एंड may thereupon, subject to provisions as contained as to bail, commit the offender to custody। commit the offender to custody को भी मार्क कर लीजिए। और एक चीज को और मार्क करिए कि जो वर्ड्स हैं सबसेक्शन 1 में वो कैसे शुरू होते हैं सेक्शन 44 के, व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड, तो एनी ऑफेंस को मार्क कर लीजिएगा। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसमें बताता हूँ कि एनी ऑफेंस को क्यों मार्क करवाया। 42 कॉग्निजिबल, सेक्शन 42 कॉग्निजिबल ऑफेंस की बात कर रहा है, सेक्शन 42 नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस की बात कर रहा है, सेक्शन 41 कॉग्निजिबल ऑफेंस की बात कर रहा है ना। तो 41 में पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के लिए तब कौन से ऑफेंस से रिलेटेड अरेस्ट करता है, कॉग्निजिबल ऑफेंस। पूरी जगह पे आपको सिर्फ कॉग्निजिबल ऑफेंस ही दिखेंगे, या डिजर्टर दिखेगा, वो भी कॉग्निजिबल ऑफेंस है, या रिक्विजिशन होगा रिटन या ओरल विच रिलेट्स टू कॉग्निजिबल ऑफेंस। तो ये बहुत चीज़ें ज़रूरी है कि ये जितने भी ऑफेंसेस 41 में प्रिस्क्राइब्ड है ना, इट रिलेट्स टू सम वन वे और दी अदर, वो कॉग्निजिबल ऑफेंस से रिलेट करते हैं। 42 में क्या है, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है जहाँ पे अरेस्ट होती है। मैजिस्ट्रेट के लिए लेजिस्लेचर क्या बोलता है, एनी ऑफेंस। वो क्वालिफाई नहीं करता है शब्दों को, वो बोलता ही नहीं है कि ये कॉग्निजिबल है या नॉन कॉग्निजिबल, वो सीधे बोलता है एनी ऑफेंस। तो चाहे वो कॉग्निजिबल हो, चाहे वो नॉन कॉग्निजिबल हो, चाहे वो बेलेबल हो, चाहे वो नॉन बेलेबल, लेजिस्लेचर इज नॉट कंसर्न्ड। मैजिस्ट्रेट्स आर सुपीरियर ऑफिसर्स, लेजिस्लेचर ट्रस्ट देम मोर देन एन ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर। तो सीधे बोलता है कि मैजिस्ट्रेट अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में किसी भी ऑफेंस के लिए अरेस्ट करा सकता है, बी इट कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल, ठीक है, जिसने मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में ऑफेंस किया हो, मैजिस्ट्रेट के सामने किया हो। यही पुलिस वाले के सामने अगर आपने कोई ऑफेंस किया नॉन कॉग्निजिबल, तो वो आपका एड्रेस और पता पूछेगा और नाम पूछेगा, नाम पता पूछेगा, उसके बाद उसको छोड़ना मैंडेटरी होगा जब तक आपका नाम पता झूठा ना हो। वो अरेस्ट नहीं कर सकता बिना ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। लेकिन अगर वही आपने कॉग्निजिबल ऑफेंस किया पुलिस वाले के सामने, तो आपको डायरेक्टली अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के। पर मैजिस्ट्रेट के सामने आपने चाहे कॉग्निजिबल ऑफेंस किया हो,
चाहे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो, अगर आपने उसके सामने कर दिया तो ही डायरेक्टली अरेस्ट यू। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका लोकल जुरिसडिक्शन होना चाहिए। और तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है, वो बेल के प्रोविजन को ध्यान रख के वो आपको कस्टडी में भी कन्फाइन करवा सकता है, ही कैन सेंड यू इनटू कस्टडी। लेकिन अभी देखिएगा क्लॉज 2 में, क्लॉज 2 बदल जाता है थोड़ा। क्लॉज 2 क्या कहता है, एनी मैजिस्ट्रेट चाहे एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियल हो, may at any time arrest or direct arrest in his presence within his local jurisdiction, again local jurisdiction आ गया, any person for whose arrest he is competent at the time and in the circumstances to issue a warrant, मतलब जिसके लिए भी वो वारंट इशू कर सकता है किसी के खिलाफ, तो उसके खिलाफ वो अरेस्ट भी ऑर्डर करवा सकता है, या तो वो खुद ही क्या कहते हैं अरेस्ट डायरेक्ट करवाते हैं किसी और से, या तो वो वारंट एग्जीक्यूट करवाते। तो इन आइदर सिचुएशन द लेजिस्लेचर इन क्लॉज 2 सेज बी इट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एट एनी टाइम अरेस्ट, या तो वो खुद अरेस्ट करे या तो किसी दूसरे पर्सन से अरेस्ट ऑर्डर करवाए कि आप जाके अरेस्ट करो। इट कैन बी अ पुलिस ऑफिसर and in certain circumstances it can be a private person also। अभी हम वारंट पे आएंगे ना, वारंट और समन्स पे, मिसलेनियस प्रोविजंस अब मैं अरेस्ट के साथ साथ डील करूंगा। जब अरेस्ट खत्म हो जाएगा विल डील विद सो मेनी मिसलेनियस प्रोविजंस जो आते हैं, तो और जनरल सर्च वारंट से भी डील करूंगा। तो इन दैट सिचुएशन मैं आपको बताऊंगा कि वो वारंट में वो कौन सी सिचुएशन आती है जब प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है, पर अभी के लिए यहाँ तक कन्फाइन रहेंगे। तो इसी में कहते हैं दिस सेक्शन में रजिस्ट्रेशन ये कहता है कि इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, लोकल जुरिसडिक्शन होना चाहिए। द पर्सन शुड बी विद इन योर लोकल जुरिसडिक्शन, आइदर यू कैन डायरेक्ट अरेस्ट और यू कैन पर्सनली अरेस्ट हिम, ठीक है, जिसके भी खिलाफ आप वारंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं और गिवन द सर्कमस्टेंसेस। एक चीज अगर आपने गौर नहीं की हो तो मैं बता दूंगा, क्लॉज 1 में अरेस्ट अलग है, क्लॉज 2 में अरेस्ट अलग है। क्लॉज 1 में जो अरेस्ट है वो मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में किसी व्यक्ति ने ऑफेंस किया है, क्लॉज 2 में ऐसा नहीं है। क्लॉज 1 में मैजिस्ट्रेट इज सर्टेन अबाउट द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड, वो सर्टेन है कि वो देख रहा है कि हाँ इसने मेरे सामने ऑफेंस किया, चाहे वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल हो। नाउ ही इज डायरेक्टिंग हिज अरेस्ट और पर्सनली अरेस्टिंग हिम, या वो और फिर वो कस्टडी में भी कमिट कर सकता है। लेकिन क्लॉज 2 में कस्टडी वाला वर्ड ओमिटेड है, कस्टडी नहीं आ रही है उसमें। तो इसका मतलब है लेजिस्लेचर ने जो ओमिशन किया है ना, ये डेलिबरेट है। लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या है फर्स्ट क्लॉज में, क्योंकि लेजिस्लेचर जानता है कि मैजिस्ट्रेट ने खुद अपने सामने देखा है, तो इसका मतलब है ही श्योर अबाउट द गिल्ट ऑफ द पर्सन। हेंस लेजिस्लेचर कह रहा है कि आप उसे कमिट भी कर सकते हो कस्टडी के लिए, यू कैन ऑल्सो कमिट हिम टू कस्टडी इफ यू वांट। पर क्लॉज 2 में जब आप अरेस्ट करते हो मतलब मैजिस्ट्रेट के सामने ऑफेंस नहीं हुआ है पर उसको लगता है, अब यहाँ पे लगने की बात आ गई है, उसके सामने नहीं हुआ है, तो इन दैट सिचुएशन कमिटल की पावर उसके पास नहीं है, ही हैज टू ट्रांसफर सच पर्सन टू सम अदर मैजिस्ट्रेट who will have the power to commit। Always remember that. That is why the words जैसे जो पहले सेक्शन में जो वर्ड्स है ना, सब्जेक्ट टू प्रोविजन हेयरिंग कंटेंट टू बेल कमिट द ऑफेंडर टू कस्टडी, वो सेकंड सब सेक्शन में नहीं आते सेक्शन 44 के सबसेक्शन 2 में। सो ऑलवेज रिमेंबर ये ओमिशन जो है ना ये डेलिबरेट है। आई विल गिव यू द जजमेंट रिलेटिंग टू दैट, बट दिस ओमिशन इज डेलिबरेट। तो फर्स्ट क्लॉज में वो कमिटल भी कर सकता है और सेकंड क्लॉज में वो कमिटल नहीं कर सकता इन कस्टडी, रिमेंबर दैट। सो जो 44(1) है it's a bit wider in scope and 44(2) is a bit narrower in scope when we compare the committal powers of the magistrate, जो custodial पावर जिसमें कस्टडी डालने की पावर होती है, जब उसका कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, रीजन भी आपको पता चल गया फर्स्ट में क्योंकि वो प्रेजेंस में करता है, सेकंड में प्रेजेंस नहीं होता है, उसका ओपिनियन चलता है। तो ऐसे केस में इट इज़ नॉट क्या कहते हैं, इट इज़ नॉट जनरली रिकमेंडेड कि आप मैजिस्ट्रेट को कमिटल पावर भी दे दें। और ध्यान रखिएगा रिमांड की पावर एक्सप्रेसली ग्रांट होनी चाहिए। इफ द पावर्स ऑफ रिमांड आर नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड बाय द स्टैट्यूट, इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट द मैजिस्ट्रेट डज नॉट हैव द पावर टू रिमांड एट ऑल। ये एक्सप्रेस होना चाहिए, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। दैट इज द रूल ऑफ
statutory construction. I'll also provide you with that. तो यही इसमें एक nuance था that I have dealt with. Now we can move on further. Judicial aspirants and lawyers must always keep in mind कि जो arrest है it is a very nuanced topic. इसके ना बहुत ये it is not as straightforward as simple as most people think, क्योंकि बहुत thin line है एक अरेस्ट, एक लॉफुल अरेस्ट के बीच और एक रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के बीच. कोई भी अरेस्ट जो हो सकता है लॉफुल हो शुरुआत में, पर बाय द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम वो इलीगल कस्टडी में भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है. सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो whatever is lawful in its inception may by a course of time may become unlawful by the violation of the lawful provisions contained in the statutory codes. एक प्रिंसिपल याद रखिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे 24 आवर्स एक्सपायर कर गए और पुलिस वाले ने जानबूझ के वायलेशन किया 24 आवर्स की टाइम लिमिट का अंडर आर्टिकल 22 रेड विद सेक्शन 57 ऑफ द सीआरपीसी, ऐसे केस में क्या होगा? द एरिंग पुलिस ऑफिसर कैन बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 220 of the Indian Penal Code, that is punishable by 7 years, up to 7 years. वहाँ पे पनिशमेंट जो है 7 साल तक एक्सटेंड कर सकता है. और क्या क्या आप करवा सकते हैं? आप रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए उसको पनिश करवा सकते हैं, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट. अब डिपेंडिंग ऑन कि कितने पीरियड के लिए आपको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में उसने रखा, 24 घंटे से ज़्यादा, मान लीजिए 3 दिन एक्स्ट्रा रखा तो 343 लग जाएगा, तो 2 साल की सज़ा हो जाए तक जा सकती है. इट कैन एक्सटेंड टू 2 years. और फिर 10 दिन के लिए आपको कन्फाइनमेंट में रखा या उससे ज़्यादा रखा तो 344 की लग सकती है, जो 3 साल तक एक्सटेंड हो सकती है. इट कैन एक्सटेंड टू अप टू 3 years. तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा. खैर अभी तो हम आईपीसी पे आए नहीं, तो मैं छोटा छोटा आपको बताता चलता हूँ, जिससे योर माइंड इज़ वेरी फर्टाइल फॉर रिसीविंग फ्रेश इन्फॉर्मेशन. आपको हमेशा लॉ में इंटरलिंकिंग आनी चाहिए, बिकॉज लॉ कभी वॉइड में नहीं एक्ट करता. The statutes are not meant to be read in void. They are meant to be read in conjunction with the other provisions contained in the statute or other laws. ठीक है, वो साथ में पढ़ी जाती हैं, अलग अलग नहीं पढ़ी जाती. तो now moving further, 44 हमारा हो गया. 44 के nuances से हमने कर लिया. So what do we do next? We come on section 45. इसमें कुछ नहीं है. अगर आप आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर को अरेस्ट कर रहे हैं, then you need the sanction of whom? You need the sanction of central government. You need the sanction of central government. अब स्टेट गवर्नमेंट यही बेनिफिट बाय नोटिफिकेशन किस पे डायरेक्ट कर सकती है? यही वो उन फोर्सेस को कर सकती है जो स्टेट फोर्सेस हैं. मेंटेनेंस, यू आर चार्ज विद मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर. इसमें पुलिस नहीं आती बाय द वे. ऑलराइट, दीज आर नॉट. अब हो सकता है स्टेट की अपनी राइट कंट्रोल फोर्स हो, ये सब आ सकती हैं. स्टेट की वो अपनी क्या कहते हैं रिजर्व फोर्सेस हो, या छोटी मोटी आर्म फोर्सेस हो. वो वैसी आर्म फोर्सेस नहीं होती जैसे सेंट्रल की होती हैं. तो उन दोज केसेस में वो क्योंकि पब्लिक सिक्योरिटी को बचा लेती हैं और उनके प्रोटेक्शन के लिए और मेंटेनेंस के लिए दे आर वेरी एसेंशियल. ओनली इन दोज सिचुएशन, ओनली फॉर दोज सिक्योरिटी फोर्सेस स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से उनके ऊपर भी सेक्शन 45 का बेनिफिट एक्सटेंड कर सकती है. पर ध्यान रहे, पुलिस इस कैटेगरी में नहीं आती है, ये फोर्सेस अलग हैं. तो सेक्शन 44 जो सेक्शन 45 है वो सेक्शन 41 और 44 सबको अपने एम्बिट में लेता है और कहता है कि अगर किसी भी मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस को अरेस्ट करना है एंड सच एक्ट इज डन बाय हिम इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट लेनी है. तो एक्ट ये वही सैंक्शन वाला है 197 में कि एक्ट वैसी होनी चाहिए जो आर्म फोर्स के मेंबर ने एक्टिंग और purporting टू एक्ट एंड डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज हैं. ठीक है, ऑलवेज कीप दीज वर्ड्स, ये की वर्ड्स हैं. इफ यू मिस दीज वर्ड्स देन हो सकता है आपका एप्लीकेशन इसका रॉन्ग हो जाए. एक आर्म फोर्सेस का ऑफिसर मर्डर कर देता है अपने नेबर के घर जाके,
यहाँ पे कोई सैंक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं इंसर्जेंसीज के एरियाज में मान लीजिए टेररिस्ट ने फायर किया, आर्म फोर्सेस ने पलट के फायर किया, ठीक है, नाउ दैट टेररिस्ट डाइज, इन दैट सिचुएशन क्या है, यहाँ पे ही इज एक्टिंग इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। तो अगर इस पे अगर मान लीजिए किसी पब्लिक स्पिरिटेड लॉयर ने कोई केस लगा दिया, लेट अस सपोज इनकाउंटर किलिंग का या कोई भी केस लगा दिया, फ्रॉड केस लगा दिया, मर्डर का लगा दिया, फॉल्स केस लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, तो ऐसे केस में सिंस ही वाज एक्टिंग इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, यहाँ पे कंसेंट चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर आर्म फोर्सेस का मेंबर प्राइवेट कैपेसिटी में कोई काम कर देता है तो वहाँ पे कंसेंट की जरूरत नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर दीज की डिफरेंस इन माइंड। अब अरेस्ट हाउ मेड, तो अरेस्ट और कस्टडी की तो डेफिनेशन मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, है ना, कि अरेस्ट को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अरेस्ट और कस्टडी में डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा, दीज आर नॉट सिनोनिमस। ऑलराइट, सेक्शन 46 क्या कहता है, इन मेकिंग एन अरेस्ट or other person making the same shall actually touch or confine the body। इसका मतलब है फिजिकल फोर्स यूज होता है अरेस्ट में, ठीक है, unless there is a submission to custody by word or action। लेजिस्लेचर ने ये नहीं बोला सबमिशन टू क्या कहते हैं, सबमिशन टू अरेस्ट बाय वर्ड और एक्शन, उसने बोला सबमिशन टू कस्टडी। देखिए अरेस्ट से कस्टडी आ सकती है, पर जरूरी नहीं है कि हर कस्टडी में अरेस्ट हो। आप हो सकता है पुलिस वाले के पास जाके सरेंडर करें और फिर अपने आप वहां पे जाने लगे जहां पे पुलिस वाला आपको चलने को कहे, बाय योर ओन वॉयलेशन। नाउ यू आर डीम्ड टू बी इन कंस्ट्रक्टिव कस्टडी ऑफ अ पुलिसमैन। यहाँ पे इस सिचुएशन में आपको अरेस्ट नहीं किया गया है, बट यू आर इन कस्टडी, कंस्ट्रक्टिव कस्टडी में आप जरूर हैं। सो ध्यान रखिएगा कस्टडी और अरेस्ट में डिफरेंस, क्योंकि ये बेल के प्रोविजन के लिए इट इज वेरी एसेंशियल। वो आगे आएगा, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार की डेफिनेशन मैं आपको बता ही चुका हूँ, जिसमें अरेस्ट के लिए बताया गया था। मैं आपको फिर रिइटरेट कर देता हूँ। इन अ लीगल सेंस द प्रोसीजर इज कनेक्टेड विद क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड अरेस्ट कंसिस्ट ऑफ टेकिंग इनटू कस्टडी ऑफ अनदर पर्सन अंडर एन अथॉरिटी एम्पावर्ड बाय लॉ फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग और डिटेनिंग हिम टू आंसर अ क्रिमिनल चार्ज और प्रिवेंटिंग अ कमीशन ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। तभी जब अरेस्ट हो रहा होता है तो 46 में क्या लिखा है, शैल एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ अ पर्सन। लेकिन जो उसके बाद अनलेस शब्द के बाद जब वो आगे बताता है लेजिस्लेचर, तो कहता है सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड और एक्शन भी दिया जा सकता है, तब अरेस्ट करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब फॉर्मल कस्टडी हो सकती है, पर जब अरेस्ट होती है, जब एक्चुअल अरेस्ट होती है, तो इन अरेस्ट द पुलिसमैन एक्चुअली टचेस और कन्फाइंस द बॉडी ऑफ द पर्सन। हाँ, if a person forcibly resists the endeavor to arrest him or attempts to evade the arrest, such police officer may use all the means necessary to effect arrest। मतलब वो अब जितने भी मीन्स हैं अरेस्ट करने के लिए, फोर्स या दौड़ना, भागना, पकड़ना और एक्सेसिव फोर्स भी यूज कर सकता है, पर वो रीजनेबल होनी चाहिए। जनरल फोर्स से ज़्यादा फोर्स यूज कर सकता है, बट द फोर्स यूज्ड बाय द पुलिस ऑफिसर should always be reasonable। इतनी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि कोई मर जाए। अब क्लॉज 3 क्या कहता है, क्लॉज 3 सेविंग क्लॉज है, कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन shall give a right to cause death of an accused person। सेक्शन 43 कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन shall give a right to cause the death of a person who is not accused of an offense punishable with death or imprisonment for life। देखिए ये सेविंग क्लॉज कहता है कि जिस पे भी एक्यूजेशन ऐसा नहीं लगा है which is punishable with death or imprisonment for life। मान लीजिए मर्डर केस है, मर्डर केस इज punishable with death or imprisonment for life, तो ऐसे केस में क्या कहते हैं, इनको छोड़ के आपको किसी भी और व्यक्ति को डेथ कॉज करने का राइट नहीं ऑब्टेन है। पर इसका ऑपोजिट कंस्ट्रक्शन आप लोग मत कर लीजिएगा। डू नॉट मेक एन ऑपोजिट कंस्ट्रक्शन कि अगर मान लीजिए मर्डर केस हो गया तो फिर आप तो उसको मार सकते हो, नहीं, पुलिस वाले पुलिसमैन डू नॉट हैव सच पावर। यहाँ पे ये सेक्शन बस इसलिए है कि जस्ट इन केस ऐसा व्यक्ति, क्योंकि मर्डर
का केस सिवियर होता है, या टाडा एक्ट की केसेस हैं जो डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से पनिशेबल हैं। अब ऐसा व्यक्ति मान लीजिए रिटर्न या रिटेलिएटरी फायर करे विच कैन किल अ पर्सन, विच कैन किल अ पुलिसमैन, तो अपनी जान बचाने के लिए दे कैन यूज द फोर्स, और वो फोर्स ऐसा हो सकता है जिसमें वो गोली भी चला दे, और अगर उसको चलाने में वो मर गया तो दैट वुड बी कंस्ट्रूड एज व्हाट, दैट वुड बी कंस्ट्रूड एज एन एनकाउंटर, और एक जेन्युइन एनकाउंटर होगा विच इज जो पुलिसमैन अपनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए थेफ्ट का केस है तो ऐसा ये नहीं कर सकता पुलिस वाला कि उसने अपनी गोली निकाली और पीछे से मार दिया चोर को, भागते हुए चोर को। नो, ही कैन नॉट डू दैट। फिर एक और सिनेरियो बताता हूं मैं आपको जिससे कंफ्यूजन ना रहे क्लॉज 3 में, क्योंकि क्लॉज 3 पढ़ के लोगों को अक्सर ये कंफ्यूजन होती है कि क्या इसका ये मतलब है कि अगर मान लीजिए डेथ और इम्प्रिजनमेंट बाय लाइफ से पनिशेबल कोई भी ऑफेंस का एफआईआर हो गया तो क्या पुलिस वाला जान ले सकता है? तो आंसर है नो, ही कैन नॉट। अगर वो करता है बिना किसी जेन्युइन ग्राउंड ऑफ एनकाउंटर के, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की कोई सिचुएशन नहीं अराइज हुई तब भी वो मार देता है, तो दैट वुड बी कंस्ट्रूड एज फेक एनकाउंटर एंड दैट विल बी अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। वो मर्डर कहलाएगा, ठीक है, वो एनकाउंटर नहीं कहलाएगा, वो मर्डर कहलाएगा। फेक एनकाउंटर्स आर पनिशेबल अंडर 302 ऑफ द आईपीसी। पनिशमेंट फॉर मर्डर में पनिश होते हैं वो। तो एक कंस्ट्रक्शन मैं आपको और दे देता हूँ सब सेक्शन 3 और 46 में। अब मान लीजिए ए ने मर्डर किया अपनी वाइफ का, ठीक है, वो पुलिस वाले के आगे पास आके सरेंडर कर देता है, वो बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो पुलिस वाला अब मान लीजिए पढ़ता है सेक्शन 46 और कहता है कि अच्छा मैं तो अब इसकी जान ले सकता हूँ, तो गोली निकाल के मार देता है। लेट अस सपोज ऐसी एक घटना होती है। सो दिस इज नॉट अ प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ऑफ 46 सबसेक्शन 3। यहाँ पे द पुलिसमैन हैज कमिटेड अ मर्डर, ये मर्डर है, ठीक है, विदाउट एनी जस्टिफाइड एक्सक्यूज उसने सीधे गोली मार दी। अभी यही आदमी जब पुलिस उसको अरेस्ट करने जा रही होती, लेट अस सपोज दूसरे एग्जांपल पे, और एक गोलियां चलाने लगता पुलिस वाले पे, तो पुलिस वाला अगर रिटेलिटरी फायर करता तब वो मर जाता, तब तो ठीक है, दैट इज कंसिडर्ड अ जेन्युइन एनकाउंटर। बट इफ अ पर्सन विलिंगली सरेंडर्स, या वो फायर नहीं कर रहा, वो भाग रहा है, तो पुलिस वाले की ड्यूटी यही बनती है कि वो दौड़ के उसे पकड़े, ना कि गोलियां चलाने लगे, ठीक है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट द सेविंग क्लॉज सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा है कि आपके पास जनरली डेथ कॉज करने का राइट नहीं होता। A policeman does not have a right to cause death unless the situations as envisaged under section 100 of the IPC arise। और जैसे मान लीजिए पुलिस वाले को जान का खतरा हो गया, एनकाउंटर की पोजीशन आ गई, क्रिमिनल रिटेलिएटरी फायर करने लगा, ऐसे केस में ओनली इन दिस सिचुएशन एंड ओनली इन दिस सिचुएशन द पुलिसमैन can actually exercise his right to encounter, जिसमें वो जान भी ले सकता है। और ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस सबके पास अवेलेबल है, मेरे पास भी है, आपके भी पास है। जब आपकी भी जान पे खतरा बनेगा तो सेक्शन 100 ऑफ द आईपीसी एक्चुअली एम्पावर्स यू टू टेक द लाइफ इफ यू कैन। अगर आपको अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान ऐसी सिचुएशन में लेनी पड़ेगी कि दूसरा आदमी आपकी जान लेने पे उतारू हुआ है, सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, if you take life of someone else who is trying to kill you, ध्यान रखिएगा, this person should also be trying to kill you। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती आपने किसी की जान ले ली अपनी जान बचाने के लिए। A person who tries to kill you and in order to protect yourself you kill another person, then that would be construed as a right of private defense। तो वो तो आईपीसी का टॉपिक है, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ। जो 46 का सबसेक्शन 3 है ना, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसमें जनरल पावर नहीं है पुलिस वाले के पास जान लेने की किसी की। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। अगर वो करता है दैट वुड बी कंसीडर्ड अ फेक एनकाउंटर। बिना किसी राइट और प्राइवेट डिफेंस के ग्राउंड के अराइज हुए भी अगर पुलिस वाला किसी की जान लेता है दैट वुड बी कंसीडर्ड एज फेक एनकाउंटर। आई विल गिव यू द गाइडलाइंस रिगार्डिंग द फेक एनकाउंटर एज वेल। सबसेक्शन 4 क्या कहते हैं? सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस
No woman shall be arrested after sunset and before sunrise. And where such exceptional circumstance exists, the woman police officer shall, by making a written report, obtain prior permission of a JM of first class within whose local jurisdiction offense has been committed. तो अगर वुमेन को अरेस्ट करना है सनसेट से, मतलब रात के बाद, अंधेरे के बाद, ठीक है, सनसेट होने के बाद और सनराइज से पहले, तो जनरली तो आप अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में अरेस्ट करना है तो आपको वुमेन पुलिस ऑफिसर ही ऐसी अरेस्ट इफेक्ट कर सकती है, और उसको भी मैंडेटरीली एक रिटन रिपोर्ट देनी पड़ेगी जिसमें वो जेएम फर्स्ट क्लास की प्रायर परमिशन ऑब्टेन करे, ठीक है। सो द वुमेन हैव अ स्पेशल प्रोटेक्शन इन दिस रिगार्ड, ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। तो 47 जनरल एक प्रोविजन है जो कहता है कि अगर मान लीजिए कि कोई अक्यूज्ड पर्सन जिसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस वाला गया है और वो व्यक्ति घर में छुप जाता है, दरवाज़ा बंद कर लेता है, खोलता नहीं है पुलिस वाले के वार्निंग के बाद भी, तो पुलिस वाला दरवाज़ा तोड़ सकता है। और मान लीजिए अंदर गया, पुलिस वाले को बंद कर दिया अक्यूज ने बाहर से, तो ऐसे में बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा तोड़ सकता है। तो ये सारी वो चीज़ें कर सकता है। मान लीजिए अगर कोई फीमेल है घर पे जो पर्दा नशीन वुमन है, वो पर्दा नशीन वुमन किसको कहते हैं, वो अकॉर्डिंग टू कस्टम डज नॉट अपीयर इन पब्लिक। तो ऐसे पर्सन तो ऐसे, और अक्यूज जो है ऐसे घर में घुसा है जहाँ पे पर्दा नशीन वुमन भी है, तो पुलिस वाला पर्दा नशीन वुमेन को पहले जनरली क्या बोलेगा कि यू आर एट अ लिबर्टी टू विड्रॉ, और जब उसे लगेगा द पर्दा नशीन वुमेन हैज विड्रॉन, देन वो दरवाज़ा तोड़ के डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन घर में घुसेगा एंड विल अफेक्ट द अरेस्ट ऑफ द अक्यूज। ऐसे सिचुएशन में ही कैन अफेक्ट द अरेस्ट ऑफ द अक्यूज। अब हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं निकाल लीजिएगा कि अगर पर्दा नशीन वुमेन मूव ना करे उस स्पॉट से तो पुलिस वाला अंदर नहीं जा सकता। अगर रीजनेबल टाइम एक्सपायर कर गया और पुलिस वाले को लगता है कि यार कि जो अक्यूज है वो भाग जाएगा अगर मैंने इस प्रोसीजर से कंप्लाई करने के लिए ज़्यादा वेट किया, ही कैन ऑलवेज ब्रेक ओपन द डोर एंड गो इनसाइड एंड फाइंड द अक्यूज्ड एंड अरेस्ट हिम। इस बात का ध्यान रखिएगा। इर्रेगुलरिटीज और इलीगैलिटीज ऑफ द अरेस्ट will not vitiate the trial. Remember this. तो एक जनरल प्रोविजन है सेक्शन 47। 48 क्या है कि पुलिस ऑफिसर फॉर द पर्पस ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट एनी पर्सन whom is authorized to arrest pursue any such person in any place in India। इंडिया में कहीं पे भी अरेस्ट कर सकता है बशर्ते सेक्शन 41 की जो सिचुएशन है सेटिस्फाइड हो, ठीक है। अब लेजिस्लेचर एक बात और कहता है, तो whenever you are reading section 46 you will always equate that to section 49। कहता है कि जब आप किसी को अरेस्ट करें तो उतनी ही रिस्ट्रेंट दें जितनी नेसेसरी है टू प्रिवेंट एन एस्केप। लेजिस्लेचर डज नॉट इंटेंड, ऑब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेचर क्यों है कि 49 में लिख दिया उसने कि अननेसेसरी रिस्ट्रेंट मत दीजिए, क्योंकि लेजिस्लेचर्स एनविसेजेस कि किसी भी व्यक्ति को अननेसेसरली हैंडकफ कर देना, प्रेशराइज कर देना या उसे चेंड कर देना एक ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन है और आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का भी वायलेशन है अंडर आर्टिकल 19 एंड 21, ठीक है। यू हैव उतने ही फैक्टर्स लगाने चाहिए किसी पे जितने ज़रूरी हो। अब अनलिमिटेड नहीं लगा सकते। जैसे आपको पता होगा कि हैंड कफिंग कैन नॉट बी ऑटोमेटिकली डन। हैंड कफिंग करने के लिए यू हैव टू बहुत ही स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से हमारा फ्लो कर रहा है ये डॉक्ट्रिन। यू कैन नॉट हैंड कफ अ पर्सन जस्ट बिकॉज यू थिंक दैट इज एसेंशियल। इज सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी वर्सेस स्टेट ऑफ असम का भी केस है, सुनील बत्रा और प्रेम शंकर शुक्ला का भी केस है इसी पॉइंट पे। तो इन सबको तो मैं आपको आगे एलैबोरेट करूंगा अरेस्ट से ही रिलेटेड, क्योंकि अरेस्ट थोड़ा बड़ा टॉपिक है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि अरेस्ट जो है ना अननेसेसरली नहीं की जा सकती, और अरेस्ट जब आप करते हैं तो आप अननेसेसरी रेस्ट्रेंट भी नहीं दे सकते कि ज़बरदस्ती आपने उसको हथकड़ियों में बांध दिया, चेनों में बांध दिया। वन कैन नॉट बी अ पुलिसमैन और अ स्टेट अथॉरिटी कैन नॉट बी अलाउड टू डू दैट विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड्स। और ये रीजनेबल ग्राउंड्स हैं या नहीं इसका बर्डन ऑफ प्रूफ पुलिस वाले पे होगा।
अक्यूज पे नहीं. इनडिस्क्रिमिनेट रिजॉर्टिंग टू हैंडकफिंग इज फ्राउंड अपॉन बाय द कोर्ट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप. ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है. अभी तो हम लोग इन पॉइंट्स पे जाएंगे, अभी तो हम लोग ओवरव्यू कर रहे हैं अरेस्ट का. अभी अरेस्ट में बहुत डिटेल में जाना बाकी है. अब सेक्शन 50 क्या कहता है कि पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म ग्राउंड ऑफ अरेस्ट. ये सवाल बहुत आता है कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट इन्फॉर्म करने के लिए कहाँ पर दिए गए. तो ऑलवेज रिमेंबर दैट इज अंडर सेक्शन 50. और सेक्शन 50 में क्या क्या आपको मार्क करना जरूरी है. एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन अरेस्टिंग हिम विदाउट वारंट shall forthwith communicate to him full particulars of the offence for which he is arrested or other grounds for such arrest. ये किससे रीड करेंगे आप? आर्टिकल 22 से. ऑलवेज लर्न टू इक्वेट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 22. ठीक है. स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से लिंक करते हैं ना, तो नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं और रिस्पॉन्स भी उसका बड़ा अच्छा रहता है. फिर आगे, where a police officer arrests without warrant any person other than the person accused of a non-bailable offence, he shall inform the person arrested that he is entitled to release on bail and may arrange for sureties on his behalf. अगर bailable offence है तो फिर accused person को जब arrest किया जा रहा है तो पुलिस वाला उसे क्या inform करेगा कि he has a right to be released on bail. Bailable offences पे आपका right to be released on bail is absolute, बशर्ते आप श्योरिटीज या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करने की कैपेसिटी रखते हो. लेकिन ध्यान रखिए, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट को फोर्थविथ कम्युनिकेट करना इज द ड्यूटी ऑफ अ पुलिसमैन. तभी यहाँ पे लेजिस्लेचर ने किन शब्दों का यूज किया है? शैल एंड फोर्थविथ कम्युनिकेट. शैल फोर्थविथ कम्युनिकेट. मैंडेटरली लेजिस्लेचर ने क्या बोला है पुलिस वालों को? मैंडेटरली इन्फॉर्म द अक्यूज्ड पर्सन कि किन ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया है. ग्राउंड्स क्यों बताने जरूरी है? जिससे द अक्यूज्ड पर्सन इज केपेबल ऑफ डिफेंडिंग द चार्ज दैट मे बी ब्रॉट अगेंस्ट हिम. भाई उसके खिलाफ क्या ऑफेंसेस आने वाले हैं, क्या एविडेंस प्रेजेंट होने वाला है, क्या केस बनने वाला है, उसको डिफेंड करने के लिए उसे लॉयर को तो बताना होगा और फिर उसे अपना भी डिफेंस तैयार करना होगा. इन सब चीजों के लिए ही नीड्स टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट. और ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जानने के लिए एक और नेसेसिटी क्यों होती है? बेल पे रिलीज होने के लिए. अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो बिना ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जाने आप कैसे बेल एप्लीकेशन ढंग से फाइल करोगे? तो बेल, डिफेंडिंग द चार्ज अगेंस्ट हिमसेल्फ, इन दोनों ग्राउंड्स के लिए इट इज वेरी एसेंशियल अलॉन्ग विद द अदर जनरल ग्राउंड्स दैट अक्यूज मस्ट नो कि किन ग्राउंड्स पे उसे अरेस्ट किया गया है. लर्न टू इक्वेट दिस विद आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है. अब हम 50A पे आ जाते हैं. 50A क्या कहता है? 50A says obligation of the person making arrest to inform about the arrest etc. to a nominated person. Every police officer or other person making an arrest under this code shall forthwith, मतलब तुरंत, यहाँ पे भी shall forthwith शब्द का यूज हुआ है, shall give the information regarding such arrest to whom and to friends and relatives of such other person. वो उसके दोस्तों या रिलेटिव को जिसको अरेस्ट किया गया है उसको बताएगा कि जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको अरेस्ट किया गया है और किस प्लेस पे अरेस्टेड पर्सन को होल्ड करके रखा गया है, ये भी बताएगा पुलिस वाला. ठीक है. किसको बताएगा? फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या सच अदर पर्सन्स जिनके बारे में अरेस्टेड पर्सन खुद बताए. मान लीजिए अरेस्टेड पर्सन बताए कि मेरे लॉयर को बता दीजिए, तो पुलिस वाला लॉयर को कॉल करके बताएगा उसको कि कहाँ पे हो, किधर किधर अरेस्टेड है, जिससे वो बेल एप्लीकेशन प्रेजेंट करने में कॉम्पिटेंट हो या वो तैयार कर पाए. या वो अपने रिलेटिव को बताने के लिए बोलेगा पुलिस ऑफिसर, तो मेरे रिलेटिव को बता दो या मेरे क्या कहते हैं किसी फ्रेंड को बता दो. ठीक है. ये सिचुएशन तब क्यों नहीं ज़रूरी है? तब नहीं ज़रूरी है जब 41B में जो मेमो पे मेंबर ऑफ द फैमिली नहीं अटेस्ट किया हो, क्योंकि ऐसे केस में तो उसको पता ही होता है. ऑलराइट. ऐसे केस में तो उसको पता ही होता है कि जो अक्यूज पर्सन है उसको कौन से पुलिस वाले ने अरेस्ट किया, कहाँ किया. अगर मेंबर ऑफ द फैमिली को पता है तो अगर इसका वायलेशन होता है तो इट इज़ नॉट सच अ बिग डील. अब सेक्शन 2 क्या कहता है? सेक्शन 50 का 50A का सॉरी,
कि a police officer shall inform the arrested person of his rights under subsection 1 as soon as he is brought to the police station. जनरली क्या होता है, अक्यूज्ड पर्सन अपने राइट्स क्यों नहीं एक्सरसाइज कर पाता? क्योंकि उसको लॉ नहीं पता है। तो लेजिस्लेचर ने ड्यूटी पुलिस वालों पे ही डाल दी है, और अभी आगे मैजिस्ट्रेट पे भी डाली है कि देखें कि इस सेक्शन से कंप्लायंस हुआ या नहीं। तो द ड्यूटी हैज बीन कास्टेड ऑन द पुलिसमैन to ensure that the accused person is informed about his right to inform a relative or any person nominated by him to disclose where such person is being held and that he has been arrested. Arrest का place जहाँ पे वो held हुआ है उसको inform करने की ज़रूरत है, और ये मैंडेट लेजिस्लेचर ने पुलिस वालों के सर पे ही रखा हुआ है ना। एंट्री इस फैक्ट की एंट्री कहाँ पे होगी? उस बुक में होगी जो पुलिस स्टेशन में, क्या कहते हैं, जनरल डायरी में, इसको जनरल डायरी भी कहते हैं, इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब। तो जनरल डायरी में इसकी एंट्री की जाएगी, ठीक है। और अगर एफआईआर के बेसिस पे किया गया तो जनरल डायरी के साथ साथ केस डायरी में भी इसकी एंट्री होती है, कब अरेस्ट हुआ, कहाँ हुआ, ये सारी एंट्री उसमें डाली जाती है। अब सबसेक्शन 4 क्या कहता है? ये मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी है टू इंश्योर कि requirements of subsection 2 and subsection 3 has been complied with, ठीक है। तो पुलिस वालों पे क्या ड्यूटी लगाई है लेजिस्लेचर ने कि आप अक्यूज पर्सन को उसके राइट इन्फॉर्म करो, और मैजिस्ट्रेट के ऊपर क्या ड्यूटी लगाई है ये देख लीजिएगा मैजिस्ट्रेट साहब कि क्या पुलिस वालों ने इन सबसेक्शन से कंप्लाई किया है या नहीं। अगर वॉयलेशन पाया गया तो व्हाट विल हैपन? डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। तो इफ द वॉयलेशन हैपेंस then the departmental proceedings can happen. अब at the time of arrest accused person can be searched, ठीक है। तो इस सेक्शन में ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट ज़्यादा है नहीं, लेकिन we'll just go through it, क्योंकि 60A के तक जाना इसलिए ज़रूरी है ना, जिससे कि जब हम वॉइस सैंपल से डील करें, जब राइट टू प्राइवेसी ड्यूरिंग अरेस्ट जब आएगा उससे डील करें, या हम जजेस की अरेस्ट कैसे होगी, या मैजिस्ट्रेट्स की अरेस्ट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की, जुडिशियल ऑफिसर की अरेस्ट कैसे होगी, और डीके बासु की गाइडलाइंस क्या है, वो सब क्या करना है। तो उसके लिए आपको पहले सेक्शन पता होना चाहिए। हैंड कफिंग और फेटर्स पे गाइडलाइंस क्या है, ये सब गाइडलाइंस तब सेंस बनाएगी ना जब आपको पहले सेक्शन पता हो। तो फर्स्ट वी नीड टू नो द सेक्शन, देन वी नीड टू नो द ऑब्जेक्ट, then we need to know the law that has been laid down, and finally we'll come to the conclusion as to what the Supreme Court has mandated upon the police authorities and the magisterial authorities, ठीक है। तो 51 पे हम आते हैं, सर्च ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। Whenever the person is arrested by a police officer under warrant but does not provide for taking of bail, मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और under a warrant which provides for taking for bail, मतलब ये बेलेबल ऑफेंस है, पर पर्सन अरेस्टेड बेल नहीं दे सकता, बेल दे नहीं पा रहा। एंड whenever a person is arrested without warrant or by a private person under a warrant and cannot be admitted to bail, बेल पे उसे एडमिट नहीं किया जा सकता या वो बेल नहीं दे सकता, तो ऐसे केस में क्या करेगा पुलिस वाला? वो पहले सर्च करेगा अरेस्टेड पर्सन को, और जितने भी आर्टिकल्स जो उस पर्सन से वो सीज करता है उनका एक सीजर मेमो तैयार करेगा, और क्या कहते हैं, रिसिप्ट, उनकी एक रिसिप्ट तैयार करेगा जिसमें वो बताएगा कि कौन कौन से आर्टिकल्स उसने तैयार किए, और उन सारे आर्टिकल्स को पोजेशन में लेगा। और ध्यान रहे, जब किसी फीमेल की सर्च होनी है तो सर्च हमेशा स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी होगी, और डिपार्टमेंटल रूल्स क्या कहते हैं, when a woman officer is to be searched, when a woman is to be searched, who has been arrested, तो सर्च हमेशा वुमेन पुलिस ऑफिसर ही करेगी, मेल पुलिस ऑफिसर नहीं करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए सर्च के दौरान कोई ऑफेंसिव वेपन मिलते हैं, या गन मिल जाती है, या कोई चाकू मिल जाता है, तो वो जितने भी सीजर मेमो और जितनी भी सारी चीज़ें जो उसने ऑफेंसिव सीज की हैं 51 और 52 में, वो सारी वो मैजिस्ट्रेट या कोर्ट को फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। अब हमें जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है वो ये है 53 क्या कहता है?
Examination of accused by a medical practitioner at the request of police officer. When a person is arrested on a charge of committing an offence of such nature and alleged to have been committed under such circumstances that there are reasonable grounds for believing, reasonable grounds of believing शब्द जब भी ऑकर करें इसका मतलब रीजन जो हो है वो फैक्ट्स पे बेस है. इट शुड बी बेस्ड ऑन डेफिनेट फैक्ट्स. ठीक है. दैट द एग्जामिनेशन ऑफ दिस पर्सन विल अफोर्ड एविडेंस एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस. एग्जामिनेशन 53 में किस चीज से किया जा रहा है, किस पर्पज से करवाया जा रहा है? टू फाइंड एन एविडेंस, टू अफोर्ड एन एविडेंस एज टू कमीशन ऑन ऑफेंस. इस बात को कंफर्म करने के लिए किया जा रहा है कि हाँ इसने ऑफेंस किया है. ठीक है. जैसे रेप अक्यूज में होता है वो तो 53A में अलग दिया हुआ है, लेकिन मान लीजिए कोई मर्डर अक्यूज है और उसके फिंगरप्रिंट्स का एग्जामिनेशन करवाना है, रेड विद सेक्शन 45 द इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 293 ऑफ द CRPC. तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में जब हम एग्जामिनेशन करवाते हैं किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से जिसमें उसका स्वेट, हेयर, फिंगर, DNA सैंपल या बाकी चीज़ें जो सारे ली जाती हैं, या ब्लड सैंपल लिया जाता है, तो ऐसे केस में जो भी एग्जामिनेशन करवाया जाएगा वो सेक्शन 53 में करवाया जाएगा. कीप दिस इन माइंड. ऑलराइट. तो यहाँ पे फिर वी गो ऑन फर्दर. इट सेज it shall be lawful for the registered medical practitioner acting at the request of police officer not below the rank of sub inspector. ये rank mark कर लीजिएगा, not below the rank of sub inspector important है. and for any person acting in good faith in his aid and under his direction, मतलब उसके direction पे अगर कोई person act कर रहा है, to make such examination of the person arrested as is reasonably necessary in order to ascertain the facts which may afford such evidence and use such force as is reasonably necessary for such person. अब मान लीजिए ब्लड सैंपल लेने के लिए इंजेक्शन लगाना पड़ता है ना, तो वो यूज ऑफ फोर्स हुआ. तो अगर वो ब्लड सैंपल नहीं लेने दे रहा तो उसके लिए these medical practitioners are empowered to use force in order to obtain the blood samples. ठीक है. या नेल सैंपल लेने, या स्वेट सैंपल, semen sample, swab sample, जो swabs लेने in case of sexual offenses. तो in those situation a reasonable use of force is also allowed. जब आप किसी को इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो that is also a use of force. Always remember in law, बहुत लेमन की डेफिनेशन में बता देता हूँ. वैसे तो फोर्स की डेफिनेशन सेक्शन 349 ऑफ द IPC में कंटेन्ड है, पर लेमन की भाषा में आपके पर्पस के लिए भी सफाइस कर जाएगा अभी के लिए, आगे नहीं. Once you know IPC, then you should know when to use the word of force. तो फोर्स का शब्द बहुत सिंपल भाषा में ऐसा है कि when you use a physical touch by either directly by your body or by any other means or by a means of instrument, then it is said to cause force. A physical touch by your own body or by your bodily power by the use of an instrument is called force. लेमन की भाषा में बता रहा हूँ, लीगल भाषा में नहीं बता रहा. That is considered the use of force. Force का मतलब ये नहीं होता थप्पड़ घूसा मार दें. That is a different thing. ठीक है. That is considered hurt. वो hurt की definition में जाएगा, force की definition में नहीं आएगा. तो वहीं पे बता रहे हैं कि आप उसके लिए जितनी भी reasonable force है वो use कर सकते हैं. अब reasonable force पढ़ के डॉक्टर ये नहीं कर सकता कि ब्लड सैंपल मांगते वक्त उसे वो घूसे लात भी चलाने लगे. दैट इज नॉट अलाउड. दैट काइंड ऑफ कंडक्ट इज नॉट परमिसिबल. इंजेक्शन से लेकिन अगर जब आप इंजेक्शन लगाते हैं और ब्लड सैंपल विड्रॉ करते हैं अक्यूज से, तो ऐसे केस में तो फोर्स ही तो यूज हुआ है ना. अक्यूज को थोड़ा दर्द भी होता है, इंजेक्शन भी जाता है और इंजेक्शन के मीन से आप ब्लड ड्रॉ कर रहे हैं, है ना. तो दैट इज द रीजनेबल यूज ऑफ फोर्स दैट इज अलाउड. और ध्यान रहे 53 का एग्जामिनेशन किस लिए होता है? टू अफोर्ड द एविडेंस एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस. ये कीवर्ड है इसके. अब सबसेक्शन 2 में क्या है? whenever the person of a female is to be examined under this section, the examination shall be made only by or under the supervision of a female registered medical practitioner. अब explanation क्या है? In this section and this section 53A
अक्यूज्ड ऑफ रेप से रिलेट करता है, ठीक है। तो उसका प्रोसीजर 53A में दिया हुआ है, वो अलग से दिया हुआ है, इसमें नहीं आता। तो एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए blood stains, semen, swabs, or in case of sexual offenses, sputum, sweat, hair, fingernails, DNA profiling, ये सारा सैंपल्स ले सकते हैं। यही चीज इसमें इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इसमें वो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। अब 54 पे आते हैं। 53A में आपको एक्चुअली 164A के टाइम पे ही बता चुका हूँ। सो एक्चुअली प्रोसीजर सेक्शन है, ये ऑफेंसेस ऑफ रेप में अक्यूज का एग्जामिनेशन होता है, तो वो किसी 53A के बेसिस पे होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये भी सेम लाइंस पे है कि इसमें भी एग्जामिनेशन किस पर्पज से होता है, टू अफोर्ड द एविडेंस एज टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है। अब 54 पे आते हैं। और 54 क्या कहता है? सेक्शन 54, एग्जामिनेशन ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन बाय अ मेडिकल ऑफिसर। टर्मिनोलॉजीज देखिए, 53A में अक्यूज्ड की बात की गई है और 54 में अरेस्टेड पर्सन की बात की है। तो टर्मिनोलॉजी लेजिस्लेचर की पहली बात तो बदली है यहाँ पर। मैं अब अभी बताता हूँ क्यों। When any person is arrested, he shall be examined by a medical officer in the service of central or state government, मतलब government officer. In case the medical officer is not available, by the registered medical practitioner as soon as after arrest is made, provided where the arrested person is female, the examination of the body shall be made under the supervision of female medical officer, and in case the female medical officer is not available, by a female registered medical practitioner. तो female medical officer, female registered medical practitioner को मार्क कर लीजिएगा। सबसेक्शन 2 क्या कहता है इसका? मेडिकल ऑफिसर और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सो एग्जामिनिंग द अरेस्टेड पर्सन। देखिए, अक्यूज पर्सन का के शब्द का यूज नहीं हो रहा 54 में, 53 में और 53A में अक्यूज पर्सन के शब्द का यूज हुआ है, पर यहाँ पे अरेस्टेड पर्सन, ये मतलब कोई भी पर्सन जो अरेस्ट हुआ है उनको लेके है, ठीक है। कीप दिस इन माइंड, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन अक्यूज एंड मेयरली एन अरेस्टेड पर्सन। आप हो सकता है प्रिवेंटिवली अरेस्ट हो जाए, यू कैन बी अरेस्टेड प्रीएम्प्टिवली एज वेल, बिना क्राइम किए भी। मतलब अगर पुलिस वाले को लगता है तो सेक्शन 151 ऑफ द CRPC में वो आपको उस भी ग्राउंड पे अरेस्ट कर सकता है जहां पे उसको लगे कि नहीं, शायद आप कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाले हैं, उस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट कर सकता है। तो आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन हो सकता है जरूरी हो जाए 54A में, यहाँ पे हो सकता है नहीं, जरूरी हो जाएगा। इट इज नेसेसरी दैट यू शुड बी एग्जामिन्ड। लेकिन 53 और 53A में जो एग्जामिनेशन होता है वो अक्यूज्ड पर्सन का होता है। और अक्यूज्ड का क्या मतलब है कि मतलब कोई ऑफेंस एलिज किया गया है और फिर उसका जो एग्जामिनेशन हो रहा है ना, वो हो ही इसलिए रहा है टू अफोर्ड एविडेंस एज टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। उसी जो ऑफेंस एलिज्ड है उसी के लिए एविडेंस एक्वायर करने के लिए उसका एग्जामिनेशन हो रहा है। जो मेडिकल एग्जामिनेशन 53 हो रहा है, 53A में हो रहा है, उसका पर्पस ही ये है कि जो ऑफेंस एलिज्ड है उसके लिए और एविडेंस मिल जाए बाय एग्जामिनेशन, इसलिए आपका एग्जामिनेशन होगा। 54A में सारे अरेस्टेड पर्सन का एग्जामिनेशन होना है और अभी आपको पता ही चल जाएगा क्यों है ये। The medical officer, registered medical practitioner, so examining the arrested person shall prepare a record of such examination. Record बनाएगा और record में क्या बनाएगा? Mentioning therein any injuries or marks of violence upon the person arrested and the approximate time of such injuries or marks as they may have been inflicted. ये पुलिस टॉर्चर को प्रिवेंट करने के लिए है कि पुलिस ने अरेस्ट करके मारना पीटना शुरू कर दिया, इसीलिए एग्जामिनेशन को मैंडेटरी कर दिया है पुलिस ऑफिसर्स के लिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए लेजिस्लेचर ने, कि पुलिस ऑफिसर्स जैसे ही अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट करने के बाद किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के किसी हॉस्पिटल में ले जाएंगे जहाँ पे एक मेडिकल ऑफिसर एग्जामिन करेगा और एक रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन प्रिपेयर करेगा कि कोई मार्क्स ऑफ इंजरी या वायलेंस के तो नहीं अक्यूज्ड की बॉडी पे, और अगर हैं तो ये कब हुए, जिससे ये पता करने में आसानी हो कि अगर एट द टाइम ऑफ अरेस्ट के दौरान ये मार्क्स आए तो इसका मतलब है कि अरेस्टेड पर्सन को पुलिस वालों ने मारा है, टॉर्चर किया है, एंड देन यू कैन हैव द अप्रोप्रिएट रेमेडी अंडर लॉ
जैसे 330 हो गया, 331 ऑफ द आईपीसी हो गया, ये सारी हो गई, एसेट्रा एसेट्रा। तो दिस इज व्हाई दिस प्रोविजन इज देयर। ऑब्जेक्ट ऑफ दिस लॉ इज टू प्रिवेंट पुलिस टॉर्चर, और अगर किया गया है तो पता करवा लें, ठीक है, इसलिए ये एग्जामिनेशन होता है, ये सारे अरेस्टेड पर्सन का होता है। Where an examination is made under subsection 1, a copy of the report of such examination shall be furnished by the medical officer or registered medical practitioner as the case may be to arrested person or person nominated। कॉपी किसके पास जाएगी? अरेस्टेड पर्सन के पास जाएगी या पर्सन नॉमिनेटेड बाय अरेस्टेड पर्सन। जैसे मैं अरेस्टेड पर्सन कह सकता है कि आप मेरे लॉयर को दे दीजिए, मेरे घर वालों को दे दीजिए, उनको एक कॉपी दे दीजिए, ठीक है। सो दिस कैन बी डन बाय द अरेस्टेड पर्सन, उसका राइट है। और ध्यान रखिएगा ये प्रोविजन मैंडेटरी है। 54 का सबसेक्शन 1 शैल से शुरू होता है, तो हम सो मार्क शैल, जिन जिन वर्ड्स पे मैं फोकस कर रहा हूँ मार्क करते हुए चलिएगा। अब 54A क्या है? 54A टीआईपी का प्रोविजन है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की रेलेवेंसी तो सेक्शन 9 ऑफ द सीआरपीसी में, सॉरी सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में होती है, लेकिन जो प्रोसीजर है टीआईपी कंडक्ट करवाने का, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड को कंडक्ट कराने का, वो सेक्शन 54A में है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? वेयर अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस एंड हिज आइडेंटिफिकेशन बाय एनी अदर पर्सन और बाय पर्संस, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इज कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के लिए टीआईपी कंडक्ट करवाना जरूरी है ऑफ सच ऑफेंस। The court having jurisdiction, court having jurisdiction, इसको मार्क कर लीजिएगा। जिस भी वर्ड को मैं बहुत फोकस करूँ ना, ऑलवेज मार्क इट। मे ऑन रिक्वेस्ट ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। देखिए मे शब्द है, चाहे तो ऑर्डर, चाहे तो अलाउ करे, चाहे तो ना अलाउ करे। किसकी रिक्वेस्ट होगी? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की रिक्वेस्ट पे, ठीक है। सो यू शुड नो विच अथॉरिटीज आर देयर। Direct the person so arrested to subject himself to the identification by any person or persons in such manner as court may deem just, ठीक है, as court may deem just, किसी भी मैनर में जो कोर्ट को सही लगे। अब ये डिस्क्रेशन कोर्ट कैसे एक्सरसाइज करेगा? ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे करेगा, by balancing the interest of both accused and the investigative agencies, इसको ध्यान में रख के करेगा। Provided that if the person identifying the person arrested is mentally or physically disabled, ठीक है, if the person is mentally or physically disabled, the process of identification shall take place under the supervision of JM, judicial magistrate, mark कर लीजिएगा, who shall take appropriate steps to ensure that the person identifies the person arrested using the methods that the person is comfortable with। प्रोवाइडेड फर्दर कि ये जो प्रोसेस है पूरा ये वीडियोग्राफ होगा। ऑलराइट, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। तो अब हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं। डू नॉट वरी, एलैबोरेशन सब सारे सेक्शंस पे हुए हैं, पर मैं सोच रहा हूँ पहले आपको प्रीलिम्स से लेके सारा सेक्शन कवर करवा दूँ जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और फिर इसके कंसेप्चुअल पॉइंट पे जाऊँ। देखिए अरेस्ट में सबसे ज़्यादा मुश्किल ये समझना होता है कि अरेस्ट और कस्टडी में क्या डिफरेंस है। एक बार आपको वो समझ में आ गया तो फिर आपको सिर्फ गाइडलाइंस जानने की ज़रूरत है और चीज़ें जानने की ज़रूरत है, और छोटे मोटे नुआंसेस इधर उधर होते हैं विच नीड्स टू बी एलैबोरेटेड अपॉन, वो मैं एलैबोरेट करूँगा। तो आई थिंक कल तक आपका अरेस्ट का टॉपिक खत्म हो जाएगा। कल हम लोग प्राइमरली जुडिशियल लॉ पे डीलिंग करेंगे, इसलिए आज मैं लेजिस्लेचर का ऑब्जेक्ट और बाकी चीज़ें ख़त्म कर देना चाहता हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसलिए कल के लेक्चर के लिए आप ये ऑलरेडी पढ़ के रहिएगा जो मैंने मार्क करवा दिया है। सो यू शुड ऑलवेज स्टडी दिस, और ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्रेडिएंट जब आप मेंशन करेंगे ना इन सेक्शंस के, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। और लॉयर्स के लिए जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं दे शुड नो कि कौन से प्रोविजन कीवर्ड है जिनका वायलेशन हुआ, तो यू कैन सीक अप्रोप्रिएट रेमेडीज अंडर लॉ, चाहे डिपार्टमेंटल एक्शन की हो चाहे लॉजिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन की हो। सो दिस इज व्हाई दिस मार्किंग ऑफ वर्ड्स इज इंपॉर्टेंट। तो प्रोसीजर वेयर अ पुलिस ऑफिसर डिप्यूट्स अ सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट, तो ऐसे केस में क्या करेगा? जब वो खुद ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन खुद नहीं अरेस्ट करता या इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर खुद नहीं अरेस्ट करता,
वो एक आयोग वो अपने सबऑर्डिनेट को डिप्यूट करता है। तो आप दो लोगों को मार्क कर लीजिएगा ऑपरेटिंग वर्ड्स में, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 12। वो जब सबऑर्डिनेट को डिप्यूट करता है तो वो पहली बात एक ऑर्डर इन राइटिंग लिखेगा, फिर स्पेसिफाई करेगा कि कौन सा, उस ऑर्डर इन राइटिंग में स्पेसिफाई करेगा कि पर्सन कौन है, वो शैल बी अरेस्टेड, और उसमें क्या कहते हैं सब्सटेंस ऑफ द ऑर्डर में ये रीजंस भी लिखेगा। इट इज नेसेसरी दैट ही शुड आल्सो राइट द रीजंस कि वो अरेस्ट होना क्यों जरूरी है। और वो रीजंस क्यों लिखेगा, ये सवाल आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि जब सबऑर्डिनेट ऑफिसर जब अरेस्ट करेगा तो कीप इन माइंड सेक्शन 50 में क्या लिखा है, वहां पे लिखा है कि शैल फोर्सफुल कम्युनिकेट द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। तो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जब इन्फॉर्म करना होगा ना सबऑर्डिनेट ऑफिसर को, वो कैसे इन्फॉर्म करेगा जब तक उसे पता ही नहीं कि किस ग्राउंड पे मुझे अरेस्ट करना है। तो जो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर है, इट इज हिज ड्यूटी एट द टाइम ऑफ गिविंग एन ऑर्डर इन राइटिंग टू स्पेसिफाई द पर्सन हु इज टू बी अरेस्टेड एंड कॉज एंड रीजंस, किन कारणों से उसका अरेस्ट करना जरूरी है, ये उसे बताना बहुत जरूरी है, जिससे वो आगे चल के उसको भी इन्फॉर्म कर पाए। लेजिस्लेचर का ऑब्जेक्ट डिफीट नहीं होने दिया जा सकता मेरली बिकॉज अ सबऑर्डिनेट पर्सन इज अरेस्टेड। तो दिस इज व्हाई यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट भी है कि कॉज भी इन्फॉर्म करना होगा ऑर्डर इन राइटिंग में। ठीक है, गोइंग फर्दर इट सेज और अदर कॉजेज विच द अरेस्ट टू बी मेड एंड द ऑफिसर सो रिक्वायर्ड बिफोर मेकिंग द अरेस्ट notify to the person to be arrested the substance of the order and if required by such person shall show him the order। अगर such person बोले तो मुझे ऑर्डर दिखाओ जिस बेसिस पे तुम मुझे अरेस्ट कर रहे हो, तो वो ऑर्डर भी दिखा देगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। Nothing in subsection 1 shall affect the power of the police officer to arrest a person under 41। अगेन ये सेविंग क्लॉज है, नथिंग से कोई भी क्लॉज शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड अ सेविंग क्लॉज। तो ये कह रहा है कि मेरली बिकॉज 55 इज देयर, इट डजंट मीन कि अगर इसी पुलिस ऑफिसर ने उसी अक्यूज्ड पर्सन को कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हुए देख लिया तो वो अरेस्ट नहीं कर सकता जब तक सुपीरियर ऑफिसर से डायरेक्शन ना दे। ये नहीं कह रहा है सेक्शन 41, सॉरी ये नहीं कह रहा है सेक्शन 55। वो कह रहा है कि अगर 41 की कोई भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाता है तो कोई भी पुलिस ऑफिसर, क्योंकि 41 तो एनी पुलिस ऑफिसर के लिए, वो भी डायरेक्टली जाके उसको अरेस्ट कर सकता है एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रोहिबिशन। पर ध्यान रहे, when a subordinate is arrested then it is his duty as well to inform him of the causes and the grounds as to why such person is being arrested, so that the legislative requirement and the constitutional requirement is being followed। अगर मान लीजिए ऐसे सबऑर्डिनेट को नहीं पता है क्या है, अब वो अरेस्ट करके लाता है, तो थाने पे फोर्थविथ जिम्मेदारी बनती है एसएचओ की या इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर की कि उसे इन्फॉर्म करें कि किन ग्राउंड्स पे उसे अरेस्ट किया गया है। अदरवाइज इट शैल बी डीम्ड दैट द सेक्शन 50 और एंड आर्टिकल 21 of the article 22 of the constitution of India has been violated। ठीक है, अब 55A क्या कहता है, it shall be duty of the person having custody of the accused person to take reasonable care of health and safety of the accused। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द एक्यूज्ड की जिम्मेदारी बनती है कि अगर मान लीजिए आपने किसी पर्सन को अरेस्ट कर दिया, दैट पर्सन इज पर अरेस्ट कर लिया, इफ यू आर अ पुलिस ऑफिसर, देन इन दैट सिचुएशन इट इज योर ड्यूटी टू मेक श्योर दैट दैट पर्सन इज नॉट हार्म्ड। अगर मान लीजिए आपने किसी मर्डर अक्यूज्ड को अरेस्ट किया है और एक मॉब आ गया जो उसकी जान लेना चाहता है, तो इट इज योर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट सच पर्सन। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उस क्या कहते हैं अपनी जान बचाने के लिए आपने उस व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया और मॉब के हवाले कर दिया। if you do that, appropriate action under law can be taken against you। तो ध्यान रखिएगा, अक्यूज्ड की हेल्थ और सेफ्टी, अगर मान लीजिए वो बीमार पड़े है या मान लीजिए वो ब्लड प्रेशर का मरीज है या मान लीजिए उसे कोई हार्ट एलिमेंट है, लिवर एलिमेंट है या कोई बॉडीली एलिमेंट है जिसके लिए उसका हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है, तो स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी हेल्थ और सेफ्टी की जिम्मेदारी रखे एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन कंसर्न टू टेक केयर ऑफ सच पर्सन। ठीक है, तभी यहाँ पे लिखा है इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन हैविंग कस्टडी ऑफ एन अक्यूज्ड टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द अक्यूज्ड।
ये प्राइवेट पर्सन पे भी जाता है, ये मैजिस्ट्रेट पे भी जाता है और ये पुलिस वालों पे भी जाता है। इसीलिए लेजिस्लेचर ने यहाँ पे पुलिस ऑफिसर की बात नहीं की, उसने पर्सन बोल दिया। जो भी पर्सन अरेस्ट कर रहा है वो ध्यान रखे कि अरेस्ट का पर्पस है टू ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट टू आंसर अ क्रिमिनल चार्ज। अरेस्ट का पर्पस ये नहीं कि आपने अरेस्ट कर लिया फिर उसकी हेल्थ और कंडीशन की को डेटेरिएट होने दिया और वो उसके चक्कर में उसकी ग्रीवियस हर्ट हो गई या वो मर गया। देन इन दैट केस द अरेस्टिंग अथॉरिटी whoever it may be can be held liable। तो जुडिशियल ऑफिसर्स को तो लेके आप अलग लॉ है तो उसको तो हम नहीं कह सकते, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स को कह सकते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स कैन बी स्क्वायरली हेल्ड टू बी लायबल। ठीक है, कौन सा एक्शन हो सकता है? डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है, क्रिमिनल एक्शन भी हो सकता है फॉर कंपनसेशन एंड डैमेजेस, और किन्हीं किन्हीं केस में अगर अरेस्ट इतने फोर्स से यूज किया गया है कि अरेस्टेड पर्सन का जो बॉडीली एलिमेंट है वो एग्रेवेट हो गया, तो ऐसे केस में क्रिमिनल एक्शंस भी यूज हो सकते हैं अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो द क्रिमिनल एक्शन, सिविल एक्शन कैन बी held against both police officers or even the private persons under given situations। तो ये ड्यूटी बनती है किसकी? the person having custody of the accused person to take reasonable care of health and safety of the accused। Next, person arrested to be taken before the magistrate or officer in charge of police station। अगर मान लीजिए ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने नहीं किया है, किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर ने किया है, तो सबऑर्डिनेट ऑफिसर सबसे पहले एसएचओ के पास ले जाएगा और एसएचओ फिर वो क्या कहते हैं डिसाइड करेगा सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द बेल कि इसका क्या करना है। अगर मान लीजिए बेलेबल ऑफेंस है तो पुलिस वाला खुद ही उसे बेल पर रिलीज कर सकता है, और ऑल भी नुआंसेस है बेल के, पर अभी बेल पे नहीं जाते। लेकिन मेन इस पे आते हैं कि जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है अब ही कैन डिसाइड सब्जेक्ट टू द 24 आवर लिमिट कि इसको अभी मैजिस्ट्रेट के पास ले जाना है या नहीं ले जाना है, या अभी हम इसको बैठ के इंटरोगेट करें या उसको या इन अ गिवन सिचुएशन उसको डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के पास ले जाएं या फिर केस इन्वेस्टिगेट करें, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। आईओ कैन एसएचओ कैन डिसाइड दिस फॉर हिमसेल्फ। और सेक्शन 57 कहता है कि आप 24 घंटे से नहीं रख सकते किसी भी केस में, एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम द पुलिस स्टेशन टू द मैजिस्ट्रेट कोर्ट, कि बिना मैजिस्ट्रेट के स्पेशल ऑर्डर अंडर सेक्शन 167 24 आवर्स के बाद आप किसी भी अक्यूज्ड को पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकते। दिस शुड बी वेरी क्लियर बाय रीडिंग सेक्शन 57, आर्टिकल 22 एंड सेक्शन 167 ऑफ द सीआरपीसी। तो एक इलस्ट्रेशन देता हूँ। मान लीजिए एक एसआई ने ए को अरेस्ट किया, एन एसआई हैज अरेस्टेड ए। अब अरेस्ट करके उसकी प्राइमरीली ड्यूटी बनती है कि वो एसएचओ के पास लाए। वो अरेस्ट किया, एसएचओ के पास लाया, अभी सिर्फ 6 ही घंटे हुए अरेस्ट को। अब एसएचओ चाहे तो वो क्या कर सकता है कि 10 घंटा इन्वेस्टिगेट करे या 10 घंटा उसे सीधे इंटरोगेट कर ली किसी ऑफेंस के लिए। अभी मैजिस्ट्रेट के पास ले जाने का कंपल्शन नहीं बना, पर जैसे ही 24 घंटे एक्सपायर किए, नाउ द पुलिस ऑफिसर हैज टू टेक सच अरेस्टेड पर्सन बिफोर द मैजिस्ट्रेट, अदरवाइज व्हाट विल इट बी डीम्ड? ये मान लिया जाएगा कि नाउ द अरेस्ट बाय द पुलिस ऑफिसर विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अगर पुलिस वाले ने डिलिबरेटली 24 घंटे की लिमिट को वायलेट किया तो लॉफुल अरेस्ट को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बनने में देर नहीं लगेगी। और एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो सेक्शन 57 में एक चीज़ लिखी है कि नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट for a longer period under all circumstances as circumstances of the case is reasonable। reasonable शब्द का मतलब ही है कि जहाँ पे ज़रूरी नहीं है ना वहाँ पे
24 आवर्स की लिमिट को वायलेट करने का वेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। उतनी देर रखिए थाने पे या उतनी देर रखिए पुलिस कस्टडी में एज इज कंसिडर्ड रीजनेबल बाय द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। ये नहीं कि आपने केस इन्वेस्टिगेट कर लिया, आपको पता है और आपने अरेस्ट किया और जबरदस्ती 24 घंटा आप एक्सपायर करने का वेट कर रहे हैं। रीजनेबलनेस फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस से एस्टैब्लिश होगी। मान लीजिए आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, आपको फर्दर कुछ इंटेरोगेशन नहीं करना या फर्दर कुछ जानने की जरूरत नहीं है, तो जबरदस्ती थाने में बैठाने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती पुलिस कस्टडी में रखने की जरूरत नहीं है। इट इज द ड्यूटी ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू टेक डायरेक्टली सच पर्सन टू द मैजिस्ट्रेट। 24 घंटा एक्सपायर करने की जरूरत नहीं है। 24 घंटा तो एब्सोल्यूट लिमिट है। 24 घंटा कैन नॉट बी अलाउड टू बी वायलेटेड। अगर होता है तो नो दिस, ऑल द पेनल consequences and the departmental and civil consequences will be allowed by the court and the law। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो यू रीड 56 एंड 57। 56 में पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट कर रहा है वो दो अथॉरिटीज के पास ले जा सकता है, मैजिस्ट्रेट या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ठीक है, लेकिन 57 में मैजिस्ट्रेट ही अथॉरिटी है। सो ऑलवेज कीप दिस डिफरेंस इन माइंड। और जो रीजनेबल शब्द का प्रयोग हुआ है सेक्शन 57 में, ऑलवेज कीप दैट इन माइंड एज वेल कि क्यों हुआ है। रीजनेबल का मतलब जितना जरूरी है उतनी देर रखिए, उतना क्या कहते हैं, जरूरी नहीं कि यू जस्ट वेट फॉर द अपर लिमिट ऑफ 24 आवर्स। ठीक है। अब 58 में क्या रहेगा, पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशंस टू डीएम एंड एसडीएम। और देखिए जेएम को तो पता ही चल जाएगा क्योंकि जेएम को तो आपको कस्टडी में ले जाना है, लेकिन डीएम और एसडीएम को स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है कि कितनी अरेस्ट हुई, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में। डीएम और एसडीएम डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं तो दे हैव टू रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट कि डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। सो और कौन पर्सन अरेस्ट हुआ है, इसीलिए पुलिस वालों को एक ड्यूटी बनती है कि दे हैव टू इन्फॉर्म डीएम एंड एसडीएम अंडर सेक्शन 58 whether the person has been admitted to bail or otherwise। क्या वो अरेस्ट हुआ है, बेल पे एडमिट है या वो कस्टडी में ट्रांसफर किया गया है, ये डीएम और एसडीएम को इन्फॉर्म करने की जरूरत है। दैट इज अ प्रोसीजरल प्रोविजन, नॉट नथिंग मच कंसेप्चुअल इन दिस। अब 59 बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने सारे प्रोविजन पढ़े, बॉन्ड, बेल, ये सारी चीजें अभी आगे आएंगी। 59 कहता है कि नो पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज except on his own bond or bail or under a special order of a magistrate। मैजिस्ट्रेट चाहे, ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है बाय द वे, ये डीएम एसडीएम नहीं है। मैजिस्ट्रेट चाहे तो बिना बेल या बॉन्ड के भी, अगर उसे लगता है ये केस ऐसा है जिसमें अरेस्ट जरूरी ही नहीं है, तो ऐसे केस में वो सीधे रिलीज करवा दे अपने स्पेशल ऑर्डर पे, कह दे कि आपको कोई बेल या बॉन्ड एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, मैं स्पेशल ऑर्डर दे रहा हूँ आपकी रिलीज के लिए, आप रिलीज हो जाओ। तो ये डायरेक्टली कर सकता है, ये भी मैजिस्ट्रेट के पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैजिस्ट्रेट के पास एक्चुअली 3 ऑप्शन होते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, बॉन्ड, बेल या स्पेशल ऑर्डर ऑफ या हिज ओन स्पेशल ऑर्डर। ठीक है, तो सेक्शन 59 को लिबरली कंस्ट्रू करना चाहिए बाय कीपिंग इन व्यू ऑफ आर्टिकल 21 इन माइंड, जहाँ पे अरेस्ट जरूरी नहीं है। मान लीजिए पुलिस ऑफिसर को लगा कि शायद आप अनरिजनेबल ऑफेंस करें और बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 151 ऑफ द सीआरपीसी उसने आपको अरेस्ट कर लिया, मैजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, तो प्रेजेंट किया। अब मैजिस्ट्रेट को लगा कि कोई ऐसा केस है नहीं इस पे, या जस्टिस रिक्वायर नहीं करता कि आपको बॉन्ड या बेल पे रिक्वायर करे, वो कहते कि आप ऐसे ही आज़ाद हो जाओ, आप पे कोई केस नहीं है, यू जस्ट गो। पुलिस ऑफिसर बिना बॉन्ड या बिना बेल के रिलीज नहीं कर सकता। बट अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कस्टोडियल पावर्स तो उसकी अलग ही हैं, पर उसके पास एक और स्पेशल पावर है कि ही कैन ऑल्सो रिलीज एन अरेस्टेड पर्सन अंडर अ स्पेशल ऑर्डर। सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। और सेक्शन 60 क्या कहता है, पावर ऑन एस्केप टू परसू एंड रीटेक। अगर मान लीजिए किसी को अरेस्ट कर लिया, वो कस्टडी से छूट गया और भाग गया, तो अगेन अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट हिम अंडर ऑल प्लेसेस इन इंडिया, हर जगह अरेस्ट कर सकता है। और उसके लिए सेक्शन 47 भी आ सकता है कि मान लीजिए यूपी का अक्यूज्ड है, दिल्ली के किसी घर में जाके छुप गया, बाहर नहीं निकला, पुलिस वाले दरवाजा तोड़ के अंदर जा सकते हैं। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस वाले जबरदस्ती किसी का घर का दरवाजा तोड़ दें, जब जरूरी समझा जाएगा, और ये बर्डन ऑफ प्रूफ पुलिस वालों पे होता है, व्हेन इट इज एसेंशियल, ओनली इन दैट सिचुएशन
only in that situation breaking of the doors or the windows, locks, or the barricades inside a house is allowed only in exceptional situations, जहाँ पे ज़रूरी है और कोई तरीका नहीं है तभी अलाउड है, वरना ऐसे नहीं। किसी के भी पास किसी की भी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने का कोई एब्सोल्यूट अनफेटर्ड राइट नहीं होता। ये सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस से अराइज करती है, और ये स्पेशल राइट स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के लिए होता है, जनरल सर्कमस्टेंसेस के लिए नहीं होता है। कि ज़रूरी नहीं है कि किसी को अरेस्ट करने के लिए जा रही है और वो क्या कहते हैं, वो कोई रेजिस्टेंस भी ऑफर नहीं कर रहा तो ज़बरदस्ती उसका घर को तहस नहस कर दें या दरवाज़ा तोड़ दें, खिड़कियाँ तोड़ दें, इक्विपमेंट तोड़ दें। दिस इज़ नॉट अलाउड। अगर ऐसा करते हैं तो सिविल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर्स डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियोज। अब 60A क्या बोलता है कि अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द कोड। कोई भी अरेस्ट चाहे इस कोड में या किसी और लॉ में, इसी कोड के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है, अनलेस किसी और स्पेशल लॉ ने एक स्पेशल प्रोसीजर तैयार किया हो, बारिंग दैट, क्योंकि सीआरपीसी जनरल लॉ है तो जनरल लॉ हमेशा स्पेशल लॉ के लिए एक जगह रखता है, तो इसीलिए एक्सेप्शन है। एक मैगजीन भी इस पे जनरली या स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट, अ जनरल लॉ डज नॉट एक्ट इन डेरोगेशन ऑफ स्पेशल लॉ। 60A कहता है कि जितनी भी अरेस्ट है, अनलेस किसी स्पेशल लॉ में स्पेशल अरेस्ट का प्रोविजन नहीं क्रिएट किया गया है, तब तक सारी अरेस्ट इसी कोड के प्रोविजन के हिसाब से होगी। तो 60A इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए तो हमारा टाइम खत्म हो गया। तो नाउ यू नो कि व्हाट इज एसेंशियल अंडर द टॉपिक ऑफ अरेस्ट बाय ओनली बेयर एक्ट। तो बेयर एक्ट का प्रोविजन थोड़ा आपको समझाने के लिए ज़रूरत थी। अब कल हम लोग इस अरेस्ट के जुडिशियल लॉ से डील करेंगे। तो जुडिशियल लॉ में क्या क्या आएगा? जुडिशियल लॉ में हम लोग ने आज तो अरनेश कुमार की गाइडलाइन से थोड़ा बहुत डील कर लिया, फिर हमने क्या कहते हैं सेक्शन 44 और 43 से भी थोड़ा डील किया, पर फिर कल हम लोग वॉइस सैंपल क्या 53 में दिया जा सकता है या नहीं, उससे डील करेंगे। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका की गाइडलाइन से डील करेंगे, और राइट टू प्राइवेसी से भी डील करेंगे जो अरेस्ट और सेक्शन 53 में ओवरलैप करता है। नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग टेस्ट से डील करेंगे, और क्या कहते हैं टीके बासु की अरेस्ट गाइडलाइन से डील करेंगे। सिटीजन और हैंडकफिंग, फेटरिंग ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन, चेनिंग ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन, इन सब से भी डील करेंगे। सिटीजन, जिसमें सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी स्टेट ऑफ आसाम का जजमेंट है, इससे डील करेंगे। शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से डील करेंगे। इंटर स्टेट अरेस्ट की क्या गाइडलाइंस है, इनसे डील करेंगे। और मतलब प्राइमरली कल हम लोग जुडिशियल लॉ से ही प्राइमरली डील करेंगे। जुडिशियल ऑफिसर्स की क्या अरेस्ट कैसे होगी, जुडिशियल ऑफिसर्स को लेके क्या लॉ है स्पेशल, उससे भी डील करेंगे। सो राइट नाउ मेक श्योर कि आपका जो बेयर एक्ट का जितना मेन प्रोविजन है आप उसे कर लें, एंड टुमारो विल डील विद द प्रेसिडेंशियल लॉज ऑन दिस पॉइंट, एंड जुडिशियल लॉ और केस लॉ और गाइडलाइंस क्या हैं उन सारी चीज़ों से डील करेंगे। ऑल राइट, सो आज के लिए लेक्चर इतना ही है।